अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टेक अकेडमी पाकिस्तान में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी होने वाली है सीएसएस के ऊपर। सीएसएस वेब डेवलपमेंट की वो चीज होगी जो या तो आप सबसे ज्यादा इंजॉय करते हो या आप सीएसएस से नफरत करते हो। लेकिन सीएसएस के बहुत ज्यादा फायदे हैं और हर जगह इस्तेमाल होनी है, तो हमें सीएसएस हर हाल में करनी ही होती है वेब डेवलपमेंट में। तो बिना किसी इंतजार के हम शुरू करते हैं सीएसएस पे काम करना। तो HTML के बाद हमारे पास शुरू होती है CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और हमारे पास वेबसाइट्स पे जहाँ पे भी हमने वेबसाइट को अपीलिंग दिखाना हो और कोई स्टाइलिंग करनी हो, डिफॉल्ट स्टाइल्स को चेंज करना हो HTML के, तो उसके लिए हमारे पास CSS इस्तेमाल होती है। तो HTML में हमारे पास CSS को इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। अब मैं वापस अपने कोड एडिटर पे आता हूँ, तो हम फिर देखते हैं कि वो 3 तरीके क्या हैं और उनको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला तरीका हमारे पास सीएसएस को इस्तेमाल करने का होता है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस हमारे पास ये होती है कि जहां पे हमारे पास एचटीएमएल का एलिमेंट होता है ना, हमारे कोड एचटीएमएल के कोड के अंदर, वहीं पे हम उसकी स्टाइलिंग लिखते हैं, ताकि जिस एलिमेंट को हमने स्टाइल करना है, जैसा दिखाना है उसको, उस सिर्फ उसकी वही स्टाइलिंग उसी जगह पे ही चेंज करें। इनलाइन स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे अब मैं जैसे ये H1 टैग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे मैं स्टाइल लिखता हूँ और यहाँ पर जो डबल कोट्स खुली हैं इसके अंदर मैं यहाँ पे इसकी CSS लिख सकता हूँ। अगर मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊँ अपने VS कोड में, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो मुझे ऑप्शंस भी दे रहा है कि जो जो चीज़ें हम CSS में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप गौर से देखो तो इधर हमारे जो स्क्रॉल बार है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, क्योंकि CSS के अंदर बेतहाशा प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बस सिंपल रखता हूँ और मैं बस कलर को चेंज करता हूँ यहाँ पे, और कलर को मैं कर देता हूँ रेड। अब CSS की प्रॉपर्टीज का बेसिक सिंटैक्स यहाँ हमारे पास ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास कलर है और उसके आगे कॉलन लगता है हमारे पास, और फिर उसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू देनी है वो होती है। तो यहाँ पे मैंने कलर को रेड करना है चेंज करके, तो इसलिए यहाँ पे कॉलन के बाद मैंने रेड लिखा है। अब मैंने अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज लिखनी हो, तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन डालूंगा और फिर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखूंगा और फिर उसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे एक्वा दे देता हूँ। अभी इसको यहाँ पे मैंने सेव किया है। अब मैं वापस अपने ब्राउजर पे आया हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हेडिंग टैग है मेरा, जिसको मैंने स्टाइल किया था, उसका कलर और उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमारे पास चेंज हो गया। तो ये हो गया हमारे पास पहला तरीका, जो कि था इनलाइन CSS का। अब इनलाइन CSS बेसिक HTML के अंदर इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि अगर आप एक ही फाइल के अंदर हर एलिमेंट की अलग से स्टाइलिंग करोगे और हर एलिमेंट को अलग से यहाँ पे इनलाइन CSS उसकी डिफाइन करोगे, तो वो कोड बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है और वो बहुत ज़्यादा आपकी HTML फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हम अगली जो 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास CSS के अंदर, उनको इस्तेमाल करने की तरफ जाते हैं। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे पेज पे देख सकते हो कि जो हमारा हेडिंग का टैग है वो पूरी एक रो ले रहा है बेसिकली। तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि ये जो हमारा हेडिंग का टैग होता है ये एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो ये एक पूरी पेज पे रो लेता है, जितनी एक लाइन में जगह अवेलेबल होती है ये वो सारी जगह को कवर कर लेता है। अब हम अपनी दूसरी टाइप की CSS को देखते हैं, जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होती, वो भी क्योंकि उसमें भी कुछ फ्लॉज हैं, और वो होती है इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS ना आप अपने फाइल जो होती है HTML की उसी के अंदर ही डिफाइन करते हो, लेकिन टॉप पे हेड वाले टैग के अंदर। तो यहाँ पे मेरा ये हेड वाला टैग है और इसके अंदर मैं स्टाइल का एक टैग खोलता हूँ। ये भी एक ख़ास टैग है HTML का, जिसके अंदर आप स्टाइल्स को डिफाइन करते होते हो। तो इसके अंदर मैं सेलेक्ट करता हूँ H2 और फिर मैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करता हूँ, जो कि VS कोड आपके लिए खुद ही कर देगा। और यहाँ पे इसके अंदर इस ब्रैकेट्स को ओपन करके इसके अंदर जो मैं स्टाइल्स डिफाइन करूँगा वो हमारा जो भी पेज पे H2 का टैग होगा उस पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो चेंज करके इसका कलर मैं कर देता हूँ लेट्स से ब्लू वायलेट, और नेक्स्ट लाइन पे जाके मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लैक कर देते हैं। तो सिंटेक्स इसका बिल्कुल सिमिलर है, जैसे हमने इनलाइन स्टाइल में CSS का सिंटेक्स लिखा था कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, फिर उसके बाद हम कॉलन डालते थे और उसके बाद उस प्रॉपर्टी की जो हमने वैल्यू देनी है
वो लिखते थे। और उसके बाद फिर हम एक सेमी कॉलन डालते थे ताकि हम डिवीजन कर सकें इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर और नेक्स्ट वाली जो हमारी प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं अगर इसको ना भी नेक्स्ट लाइन पे लेके जाऊँ तो कंप्यूटर को पता है कि ये कलर वाली जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे सेमी कॉलन पे आके कि इसकी वैल्यू ख़त्म हो रही है और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी शुरू हो रही है जो कि बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इस फाइल को सेव किया और मैं वापस जाता हूँ पेज पे, तो आप देख सकते हो कि इसका कलर भी चेंज होके। तो इंटरनल सीएसएस के साथ भी ना हमारे पास सिमिलर ही मसला होता है जो हमारे पास इनलाइन सीएसएस का होता है कि जैसे जैसे आप और चीज़ों के यहाँ पे स्टाइल्स लिखते जाओगे, तो जैसा आप इमेजिन करो कि अगर मैं हर एलिमेंट का यहाँ पे स्टाइल डिफाइन करूँ इस पेज पे टॉप पे, तो ये फाइल भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती जाएगी और वो एक सेपरेशन ऑफ कंसर्न नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की। सारा कुछ एक ही फाइल में बस गुतम गुता हुआ पड़ा है और सारा कुछ एक ही जगह पे फेंका पड़ा है। तो इसके लिए हमारे पास जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो आखिरी वाला हमारे पास सोल्यूशन है और वो होता है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं और उस सेपरेट फाइल के अंदर जो हमारी सारी सीएसएस होती है ना वो हम रखते हैं और उस सीएसएस की फाइल को हम लिंक करवा देते हैं अपने एचटीएमएल पेज से ताकि जो उस फाइल के अंदर हमने स्टाइल्स लिखे हैं वो हमारे एचटीएमएल पेज के अंदर अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे मैं इस स्टाइल को ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं। इसको भी मैं नाम दे देता हूँ index.html का, HTML नहीं सॉरी CSS नाम रखना है इसका। तो आमतौर पे कोशिश ये की जाती होती है कि जो HTML का फाइल हो उसी का वही सेम नाम हम CSS की फाइल का रखें, बस एक्सटेंशन को उसकी चेंज करके HTML की जगह CSS लिख दिया जैसे हमने यहाँ पे। तो इस CSS की फाइल के अंदर हम अपना कोई सेम कोड लिखते हैं। यहाँ पे कलर दे देते हैं हम ब्लू वायलेट और बैकग्राउंड कलर इस दफ़ा कुछ थोड़ा अच्छा देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग भी हो। लेट्स ट्राई दिस ग्रीन कलर और इसको सेव करते हैं। तो वापस जाते हैं तो हमारे पास जो टैग था हमारे पास H2 का उसके ऊपर से स्टाइल्स हट गए हैं और वो हमारे जो हमने फाइल बनाई थी उसके स्टाइल्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हुए क्योंकि उसके लिए हमें HTML फाइल को बताना पड़ेगा कि तुमने स्टाइल्स जो हैं वो इस CSS फाइल से उठाने हैं। तो यहाँ पे इसको मैं वार्निंग को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे हम हेड टैग के अंदर जो टाइटल है उससे पहले लिखते हैं लिंक और यहाँ पे लिंक पे हमें वो काफ़ी सारे स्निपेट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं लिंक में यहाँ पे जो CSS वाला है इस लिंक को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे href के अंदर मैं बताऊंगा कि कौन सी फाइल के अंदर से आपने CSS उठानी है। तो यहाँ पे मैंने फाइल का नाम index.css रखा था तो मैं उसको यही वही नाम यहाँ पे दे दिया। इसको यहाँ पे सेव करते हैं तो हमारे स्टाइल्स जो हमने index.css फाइल के अंदर डिफाइन किए थे वो हमारी फाइल पे अप्लाई हो जाएंगे। तो मैं वापस आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने स्टाइल्स डिफाइन किए थे अपनी फाइल में वो यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो गए। एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पे आपको CSS का सिंटेक्स डिफाइन कर देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास होता है सेलेक्टर जो कि टैग को जो कि एलिमेंट को ढूंढता है फाइल के अंदर और उसको सेलेक्ट करता है कि इस पे हमने ये वाले स्टाइल्स अप्लाई करने हैं। इसके बाद हम ब्रैकेट्स को स्टार्ट और क्लोज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है और फिर प्रॉपर्टी के बाद कॉलन डालते हैं हम। उस कॉलन के बाद हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं और फिर उसके बाद हम सेमी कॉलन लगा के इस लाइन को फिनिश कर देते होते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह सो ऑन हम और प्रॉपर्टीज लिखते हैं और जैसे हमने स्टाइल करना होता है एक एलिमेंट को वो हम करते हैं यहाँ से CSS से। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे नीचे बस रेफरेंस के लिए पढ़ा रहने देता हूँ ताकि हम बाद में भी अगर हमने देखना हो कि सिंटेक्स क्या होता है तो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस पड़ा होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास CSS के अंदर सिलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो सिलेक्टर्स हमारे पास 3 किस्म के मेन होते हैं। पहले होता है एलिमेंट का सिलेक्टर। एलिमेंट्स हमारे पास जैसे HTML के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं। तो जैसे H2 हो गया, li हो गया, H6 हो गया, ये p टैग हो गया या कोई भी और HTML का टैग हो गया, वो सारे हमारे पास एक एलिमेंट सेलेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने H2 को सिलेक्ट किया हुआ है तो ये एक एलिमेंट सेलेक्टर है। इसी तरह यहाँ पे मैं एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे फॉर्म को अगर हमने करना हो तो फॉर्म्स यहाँ पे लिखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे
और इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देंगे टू समथिंग लाइक एंटीक वाइट। इसको सेव करते हैं और वापस अपने पेज पे जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे मेरा फॉर्म था वो सारा कलर चेंज होके एंटीक वाइट हो गया। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास आईडी सेलेक्टर्स। आईडीज जैसे हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, वो किसी पेज पे एक यूनिक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ना आईडीज को इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ये हैश एंड वाली आईडी रखी थी और हमने वो इस यूएल एलिमेंट को आईडी दी थी। तो उसको अगर हमने एक्सेस करना हो तो जिस तरह हमने तो इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने ए टैग के अंदर href में आईडी को एक्सेस किया था, वैसे ही हम CSS में भी उसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं हैश एंड लिखूंगा और यहाँ पे इसका मैं पकड़ के बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं ये इस कलर का। तो आप कोई भी यहाँ पे से अगर आप साथ कोड कर रहे हो तो कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो यहाँ से। तो यहाँ पे वापस जाते हैं तो आप देख सकते हो कि जो मेरा आखिरी यूएल था एलिमेंट, उसका कलर इसने चेंज कर दिया बैकग्राउंड का। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये बहुत बोरिंग चीज़ें हैं और ये तो कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा, तो मुझे पता है ये बिल्कुल अभी अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी मैं बस कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ आपको CSS के। इसके बाद हम CSS से बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की चीज़ें बनाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी विजुअली दिखने वाली चीज़ें हम CSS के बनाएंगे। और मैंने CSS के साथ बहुत पंगे किए हैं अपने टाइम में। बड़ा एक्साइटेड हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ इस चैनल पे। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का एलिमेंट है हमारे पास, वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया इस पे, और वो है क्लास का एलिमेंट। तो क्लास भी थोड़ा सा आईडी की तरह होता है कि वो HTML के अंदर ना एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। आईडी और क्लास के अंदर फ़र्क ये होता है कि आईडी जो होती है वो एक पेज पे सिर्फ एक एलिमेंट को दी जा सकती है, जबकि क्लास जो है वो एक पेज के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को दी जा सकती है। तो यहाँ पे मैं HTML में जाता हूँ और इस h2 टैग को मैं क्लास देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने इस क्लास को कोई नाम देना है। तो जैसे हम आईडी को कोई भी नाम दे सकते थे, हम एक क्लास को भी कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका यही होता है कि आप कोई ऐसा नाम दो जिससे आपको पता भी चले कि ये क्लास करती क्या है और उसको आप क्या स्टाइल्स दे रहे हो। तो यहाँ पे मैं इसको ग्रेडियंट नाम दे देता हूँ। और बेहतर ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जैसे ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कोई लिखना है, तो बेहतर होगा ग्रेडियंट बैकग्राउंड अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल नाम दूं। तो क्लासेस में बेहतर ये रहता होता है कि आप नाम में उसके बीच में डैश डाल दो स्पेसिंग के लिए उसकी। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए तो इस बैकग्राउंड को हटा देता हूँ और मैं यहाँ से बस ग्रेडियंट को कॉपी करता हूँ। वापस आते हैं यहाँ पे, तो एक क्लास एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए HTML में हम डॉट डालते हैं और फिर उसके बाद उसका नाम लिखते हैं। तो क्लास को सिलेक्ट करना हो तो हमने डॉट डालना होता है। अगर एक आईडी को सिलेक्ट करना हो तो हम उससे पहले हैश डालते हैं। अगर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना हो तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं डालते। यहाँ पे ग्रेडियंट के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे इसको देते हैं बैकग्राउंड इमेज और इसको देते हैं लीनियर ग्रेडियंट। यहाँ पे इसको टू लेफ्ट देते हैं नाम के ग्रेडियंट जो है हमारा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाए। तो इसको हम देते हैं फ्रॉम रेड टू येलो। इसको सेव करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्लास दी हुई है। तो वापस जाते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारा जो हेडिंग का टैग है उसको उसने पकड़ के ग्रेडियंट दे दिया है येलो से रेड तक का। और यहाँ पे आप एक और चीज़ भी देख सकते हो कि मैंने पहले H2 को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ था और फिर मैंने बाद में ग्रेडियंट वाले से उसको बैकग्राउंड इमेज भी दे दी। तो बैकग्राउंड इमेज जो होती है ना वो ओवरराइड कर देती होती है बैकग्राउंड कलर को, इसलिए हमें यहाँ पे ये वाला ग्रीन सा जो कलर है बैकग्राउंड का वो शो नहीं हो रहा, लेकिन ग्रेडियंट हमारे पास शो हो रहा है। अब क्लास जो होती है हमारे पास, उसका फ़ायदा ये होता है कि क्लास आप एक पेज पे जितनी मर्जी दफ़ा इस्तेमाल करो। आईडी एक दफ़ा इस्तेमाल होती है सिर्फ, लेकिन क्लास जो है वो आप जितनी मर्जी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हो पेज पे। तो मैं यहाँ पे इसको क्लास को कॉपी करता हूँ और मैं उठा के इसको ले जाता हूँ नीचे हमारे पास जो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसको मैं जाके दे देता हूँ ग्रेडियंट की क्लास। तो आप देख सकते हो कि मेरे जो ये क्लास है नीचे
इसको उसने इसका कलर चेंज करके उसने ग्रेडियंट कर दिया बैकग्राउंड का। अब इसमें भी अगर आपको कमेंट्स डालने हों तो सिंपल बस कंट्रोल स्लैश दबाएं और इससे कमेंट स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको कोई भी आपने कमेंट देने हो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इधर मैं देता हूँ कि आईडी ये सिलेक्टर है, इसको मैं यहाँ पे देता हूँ एलिमेंट सेलेक्टर। और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्रुपिंग सिलेक्शंस क्या होता है। तो जब भी आपने अपने पेज पे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक ही जैसे स्टाइल देख देने हो, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इस फाइल के अंदर मेरे पास H1 और H2 को तो स्टाइल दिया हुआ मैंने, लेकिन अगर मैंने H3, H4, H5 और H6 को स्टाइल्स देने हो तो या तो मैं कर सकता हूँ कि एक एक करके H1 लिखूँ, उसका मैं स्टाइल सॉरी H3 लिखूँ, इसका मैं स्टाइल डिफाइन करूँ। तो यहाँ पे या तो मैं बार बार जाऊँ, इसको कॉपी करूँ, इसको H4 करूँ और इसी तरह बार बार 2H6 में इसको लिखूँ, या उसकी बजाय मैं कर सकता हूँ कि H3 के बाद कोमा डालूँ, H4 कोमा डालूँ, H5 कोमा डालूँ, H6। तो CSS जो है ना वो सिंपली इन सारे एलिमेंट्स को ये वाले स्टाइल्स अप्लाई कर देगी उन पे। इसको कहते होते हैं ग्रुप सेलेक्टर्स। वापस जाते हैं पेज पे तो आप देख सकते हो कि सारे जो हमारे पास हेडिंग्स हैं उनका टेक्स्ट वाइट कर दिया है और बैकग्राउंड उनका ब्लैक कर दिया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने किसी एलिमेंट के किसी सेलेक्टर के चाइल्ड एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लास दी हुई है ग्रेडियंट की। तो अगर मैंने इस ग्रेडियंट इसके अंदर वाले, तो ये ग्रेडियंट वाला जो एलिमेंट है वो ये वाला है, अगर मैंने इसके अंदर के सारे लिस्ट एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो और इनके मैंने स्टाइल्स बदलने हो सारों के, तो वो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल होते हैं चाइल्ड सेलेक्टर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड सेलेक्टर्स। और फिर यहाँ पे अगर मैंने इसका चाइल्ड एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है OL के, तो मैंने यहाँ पे पहले इसको क्लास दी हुई है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट ग्रेडियंट और फिर मैं उन एलिमेंट्स का नाम लिखता हूँ जिसकी मैंने क्लास को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ LI और LI पे मैं दे देता हूँ कि इसका जो है इन सारों के जो लिस्ट एलिमेंट्स हैं उसके अंदर उनका आप कलर बदल दो, आ, ये बेज कलर दे देते हैं इनको। तो इसको सेव करते हैं तो आप देख सकते हो कि आपको नज़र ही नहीं आ रहे। मैं यहाँ पे इसको कलर कोई डिफरेंट दे देता हूँ। मैं कलर्स में इतना अच्छा नहीं हूँ, कलर्स मेरे को भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहे। क्रिम्जन कलर आई गेस सही रहेगा, थोड़ा सा नज़र आ रहा है। सॉरी मेरा सर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो कलर है वो चेंज होके क्रिम्जन हो गया इनका। तो इसी को मैं अगर चाहूँ तो इन लिस्ट एलिमेंट्स में से किसी को मैं दे देता हूँ क्लास सेकंड LI। तो मैं जाता हूँ वापस यहाँ पे और मैं जाता हूँ डॉट ग्रेडियंट डॉट सेकंड LI और इसको मैं दे देता हूँ नाम यहाँ पे कि यहाँ इसका कलर कोई और वो कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल ये चॉकलेट कलर कर दे। तो वापस अपने पेज पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलर थोड़ा सिमिलर है वैसे, लेकिन आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि जो सेकंड का कलर है वो चेंज हुआ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके और जो सेकंड LI वाली क्लास हमने दी थी इसको, उसका कलर चेंज करके हमने चॉकलेट कर दिया था। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं सूडो सेलेक्टर्स क्या होते हैं। सूडो सेलेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसका मैं स्पेलिंग पहले दिखने लगा था अभी, तो मैं नोट्स में से अपने देख रहा हूँ स्पेलिंग इसके। तो सूडो सेलेक्टर्स हमारे पास जैसे अब ज़्यादातर चीज़ें हमारी क्योंकि उधर साइड पे होने वाली हैं, तो मैं अपने आप को ना इस साइड पे मूव कर लेता हूँ ताकि आपको इधर से चीज़ें देखने में कोई मसला ना हो। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जैसे बटन है यहाँ पे,
इसको हम चेंज करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जब मैं हवर करता हूँ इस बटन पे तो आप देखते हो कि इसका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ कि डॉट टेस्ट BTN लिखता हूँ। टेस्ट BTN आमतौर पे बटन के लिए मतलब BTN लिखा जाता होता है आमतौर पे शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं ये नाम लिखता हूँ और मैं इसके साथ सेमी कॉलन लगाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ हवर। तो मतलब जब यूज़र माउस से हवर करे इस बटन के ऊपर तो इसका ये स्टाइल कर देना चाहिए। यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर बस चेंज करके क्रिम्सन कर देते हैं। यहाँ से वापस जाते हैं तो अभी देखें अब उसका कोई स्टाइल चेंज नहीं हुआ हुआ बटन का। तो यहाँ पे मैं अगर इस पे हवर करता हूँ तो अभी भी इस पे कोई स्टाइल्स अप्लाई नहीं हो रहे। और इस पे स्टाइल्स क्यों नहीं अप्लाई हो रहे? क्योंकि अगर हम वापस अपने कोड पे आए तो मैंने जो हमारा बटन था इसको मैंने ये वाली क्लास असाइन नहीं की। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और उसके क्लास में टेस्ट BTN मैं इसको लिख देता हूँ। तो अब मेरे स्टाइल्स जो हैं वो सही से अप्लाई होने चाहिए। तो मैं इस पर हवर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि बटन जो है हमारा पूरी तरह क्रिम्सन कलर का हो जाता है। अब इसी तरह सूडो सेलेक्टर्स में हमारे पास बहुत तरह की ऑप्शंस होती हैं। अगर मैं इस पे कंट्रोल स्पेस दबाऊँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी किस्म की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑनेस्टली मुझे सारी आती भी नहीं होंगी, सारी मैंने कभी भी यूज़ भी नहीं की होंगी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप वक्त के साथ साथ सिचुएशन जहाँ पे होती है आप वहाँ पे उनको इस्तेमाल करते रहते हो। अच्छा, तो ये हमारी हो गई थोड़ी सी चीज़ें जो सेलेक्टर्स के बारे में मैं बताना चाहता था। इसके अलावा भी हमारे पास सेलेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बहुत तरीके से हम चीज़ें को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इसको यहीं पे भी छोड़ते हैं और इसके बाद हम थोड़े से कॉमन प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और हर किसी को पता होना चाहिए इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ पे मैं इसकी ये H1 टैग की स्टाइल्स ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एक क्लास देता हूँ हेडिंग, इसको बिग हेडिंग दे देते हैं नाम। वापस जाते हैं अपने उसमें और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक भी मैं देखना चाहता था कि सही से शो हो रहा हो सारा कुछ। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ बिग हेडिंग को। एक दफ़ा हम मुझे देख लेता हूँ कि स्पेलिंग मैंने सही लिखे हैं। जी सही लिखे हैं। और यहाँ पे मैं इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करता हूँ। तो इसके बाद हम थोड़ी सी कॉमन प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो हम इस टैग्स के साथ यूज़ करते हैं। पहली हमारे पास मैंने रखी हुई थी कलर की प्रॉपर्टी। कलर की हमने बहुत ज़्यादा दफ़ा देख ली है प्रॉपर्टी। कलर की जो प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर वो टेक्स्ट का कलर चेंज करती है। तो अगर हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो या कोई एलिमेंट हो जिसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं भी होता तो उसके अंदर कलर की प्रॉपर्टी जो होगी ना हर जगह पे वो टेक्स्ट का कलर चेंज करेगी। लेकिन अगर आपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो बैकग्राउंड कलर और ये कलर हमने काफ़ी देख लिया है तो उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉन्ट साइज़। यहाँ पे फॉन्ट डैश साइज़ लिखते हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम बहुत आसान होते हैं मैं कहूँगा CSS के अंदर। और यहाँ पे इसको थोड़े से उन्होंने प्रीसेट भी दिए हुए हैं कि स्मॉल साइज़ का टेक्स्ट रखना है। तो जा वापस जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा हेडिंग का जो टैग है वो काफ़ी स्मॉल साइज़ का हो गया। हालांकि ये सबसे बड़ी वाली हेडिंग का टैग है लेकिन फिर भी इसका साइज़ छोटा हो गया। तो आप साइज़ जो है हर चीज़ का कंट्रोल कर सकते हो, नो मैटर आप जो मर्जी साइज़ रखना चाहो। वापस जाते हैं यहाँ पे आपने अगर स्मॉल नहीं साइज़ आपको पसंद तो आप साइज़ बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे पिक्सल्स में भी साइज़ डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर 1000 पिक्सल्स का देना चाहूँ साइज़ तो यहाँ पे मेरे पेज पे पूरा आ ही वही रहा है। तो इतने बड़े साइज का हो गया टेक्स्ट के वो सारी चीज़ें एट द सेम टाइम दिखा भी नहीं सकता। तो उसने ये दिस लिखा है, फिर उसने इज लिखा है, आ लिखा है। मैं इसको वापस जाके कम करता हूँ और इसको 100 पिक्सल्स पे रखते हैं। वापस जाते हैं तो अभी भी आप देख सकते हो कि 100 पिक्सल्स काफ़ी
बड़ा साइज हो गया। तो आप जिस साइज इसमें जितना कंट्रोल करना चाहो सीएसएस में फॉन्ट का, तो आप वो कर सकते हो। फॉन्ट का नहीं है, किसी भी चीज़ का आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट चीज़ हमने वही देखनी है कि हम विड्थ डिफाइन करेंगे कि एक एलिमेंट की कितनी होती है। यहाँ पे मैं इसकी फॉन्ट साइज मैं इसका कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल्स कर देते हैं। वापस जाते हैं तो बहुत छोटू सा बन गया है। मैं इसको इतना छोटू सा नहीं करना चाहता, इसको 25 कर देते हैं। तो आप देख सकते हो 25 तकरीबन करीब है हमारे H2 टैग के जो बेसिक वो साइज होता है उसके। यहाँ पे इसको हम विड्थ भी दे सकते हैं, लेकिन विड्थ देने से पहले मैं इसको ना एक बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा, ताकि बैकग्राउंड कलर से हमें पता चले कि ये जो हमारा H1 का टैग है ये पेज पर साइज कितना ले रहा है। यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ ब्लू कलर दे देता हूँ। सेव करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये पूरा पेज का तकरीबन साइज ले रहा है। लेकिन पूरे पेज पे भी ये साइड पे थोड़ी सी जगह ऐसी है जो कंप्लीटली इग्नोर हो रही है। हर एलिमेंट जो है वो इस साइड वाली जगह पे नहीं आ रहा। उसकी वजह ये होती है कि हर HTML फाइल पे कुछ बेसिक सी स्टाइलिंग बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होती हैं। तो ये स्टाइल्स होती हैं थोड़ी सी पैडिंग और मार्जिन्स की। हर पेज को थोड़ा सा वो श्रिंक कर देते हैं कि वो साइडों को बिल्कुल टच ना कर रहा हो, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं होती। और आपको फ्रॉम स्टार्ट जब भी आप मतलब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो HTML का या किसी भी चीज़ में जिसमें आपने CSS को यूज़ करके स्टाइलिंग करनी होती है, तो उसमें बेहतर ये होता है कि आप पेज के स्टाइल्स को ओवरराइड कर दो और जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स होते हैं वो बिल्कुल रिमूव कर दो। तो वो भी अभी हम करते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया है और इसको मैं विड्थ देता हूँ एक। विड्थ पे भी आप जितनी मर्जी पिक्सल्स डिफाइन करो इसके। मैं इसको विड्थ दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 250 पिक्सल्स की। तो इसको सेव करते हैं तो आप देख सकते हो कि वो जो ब्लू कलर का था मेरा जो पूरा पेज ले रहा था, वो अब पूरे पेज से हट के यहाँ तक आ गया सिर्फ। मतलब अब हमारा जो ये टैग है वो सिर्फ पेज पर इतनी सी जगह ले रहा है। अब विड्थ हम इसकी थोड़ी सी कम करके देख लेते हैं, 200 पिक्सल्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि वो 200 पिक्सल हो गया और उससे टेक्स्ट रैप भी खुद ही हो गया, क्योंकि हमारे वो उसके पास जगह नहीं थी इतनी कि वो पूरी लाइन दिखा सके। तो वो टैग को उठा के अगली लाइन पे लेके आए। तो हमने अगर ये डिफाइन कर लिया विड्थ, तो डेफिनेटली हमारे पास हाइट की भी डिफाइन करने की ऑप्शन है। हाइट मैं इसकी दे देता हूँ सिर्फ 10 पिक्सल्स। इसको सेव करते हैं तो आप देख सकते हो कि ब्लू कलर जो है वो हमारे पास बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे रह गया है। लेकिन टेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास फिर भी शो हो रहा है, क्योंकि उसके पास पागल हो गया वो, उसको वो समझ नहीं आ रही कि ये टेक्स्ट जो है ये मेरे पास जगह है नहीं। 10 पिक्सल्स की हाइट है, 200 पिक्सल्स की विड्थ है, मैं ये टेक्स्ट लेके किधर जाऊं। तो उसको वो थोड़ा सा उसको दिखाना फिर भी है उसको। तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ ओवरफ्लो जो हो रही होती है वो हिडन नहीं होती, उसको अगर हमने छुपाना भी हो तो ओवरफ्लो की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, उससे फिर हम हिडन अगर करें इसको तो आप देख सकते हो कि जितना हिस्सा इस बॉक्स के बाहर था ना, जो 10 पिक्सल्स और 200 पिक्सल्स वाइड है, उससे बाहर जो था वो छुप गया, बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रहा। पड़ा हुआ वो है अभी भी। यहाँ पे अगर हम ये यहाँ पे से करूँ तो देख सकते हो आप सिलेक्ट हो रहा है वो भी, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा हमें। तो इसको मैं हाइट और विड्थ को रिमूव कर देता हूँ ताकि वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत पे आ जाए और पूरी पेज की जगह ले रहा हो। यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को अलाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन है उसके लिए प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेंटर है हमारे पास, एंड है, जस्टिफाई है, लेफ्ट है, राइट है, स्टार्ट है, और भी हैं कुछ। तो यहाँ पे मैं सेंटर कर देता हूँ इसको। सेंटर करने से ये बीच में आ जाता है, और बीच में करने का मतलब ये होगा कि परफेक्टली ये सेंटर अलाइन है। तो मैं अगर इसको सेंटेंस को छोटा भी करूँगा तो वो सेंटर में ही रहेगा हमेशा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा ना एक्चुअली मतलब कुछ अच्छा कलर भी दें कुछ। ये भी हमने इसके साथ बड़ी छेड़खानियाँ कर ली हैं, बड़ा तंग कर लिया H1 टैग को। अब इसके साथ थोड़ा सा अच्छा भी सलूक करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ कोड में और यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, CSS लिख लेते हैं यहाँ पे। अभी ये ऐसे हो जाएगा। और वापस मैं दूसरे टैब पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने CSS की तस्वीरें खोली हुई हैं। तो आप अपने ना ब्राउज़र पे सर्च करोगे, अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे होगे
तो आप लिखना कलर पिकर एक्सटेंशन फॉर क्रोम। यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है कलर पिकर की, जो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल जो पिक्चर्स होती हैं, गूगल पे इमेजेस वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पे वो आपको कलर सेलेक्ट करने नहीं देता। तो उसके लिए आपने यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट करना है और उस इमेज पे क्लिक करोगे तो वो आपको ना उस वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे वो कलर पड़ा हुआ है, वो इमेज पड़ी हुई है, सॉरी। यहाँ पे ये कलर पिकर मैं सेलेक्ट करूँगा, तो आप देख सकते हो कि मैं जहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे कलर उसका ना बता रहा है कि यह क्या है। तो यहाँ पे मैं इस पे सेलेक्ट करता हूँ ये डार्क कलर, और ये मेरे पास सेलेक्ट हुआ है, इसको मैंने कॉपी किया। वापस अपने कोड पे आते हैं और यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करके मैं ये थोड़ा डार्क कलर दे देता हूँ इसको, और वापस जाते हैं, दोबारा एक नया कलर पिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इस दफ़ा सेलेक्ट करता हूँ ये वाला लाइट ब्लू कलर। यहाँ पे इसको सारे को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, वापस गए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने मेरे पास हैश नहीं लगाया था। तो कलर का ये होता है हेक्स कोड। हेक्स कोड भी एक टेक्निक होती है जो कलर्स को रिप्रेजेंट करने की होती है। तो इसमें पहले जो 2 डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं रेड रेड चैनल होता है कलर्स का। जो नेक्स्ट 2 होता है वो होते हैं हमारे पास ग्रीन का, और जो आखिरी 2 होते हैं वो हमारे पास होता है ब्लू का। तो ये सात तीनों कलर्स मिलके हमारे पास बनाते होते हैं हमारा जो कलर होता है, रेड ग्रीन ब्लू को मिला के। यहाँ पे मैंने कलर सेलेक्ट अपना कॉपी किया हुआ वहाँ से, इसको मैं कलर्स करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं ला के कलर को पेस्ट कर देता हूँ। इधर हैश डाल देते हैं क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं डाला हुआ उसने। वापस जाते हैं अपने पेज पे, तो आप देख सकते हो बड़ा सा लाइट सा कलर उसने कर दिया। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इसको जाते हैं वापस, और यहाँ से मैं ये वाला वाइट कलर कॉपी करता हूँ जो कि बिल्कुल वाइट है। एफ 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 3 दफ़ा लिख लो या एफ 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 6 दफ़ा लिख लो, वो सेम चीज़ होती है और कम्प्लीटली वाइट उसका मतलब होता है। तो यहाँ पे मैं जाके ना इसका कर लेता हूँ एफ एफ एफ, भले स्मॉल लिख लो, भले कैपिटल लिख लो, भले 6 दफ़ा लिख लो, भले 3 दफ़ा लिख लो। 2 दफ़ा नहीं लिख सकते, 3 दफ़ा कम से कम लिखना पड़ेगा, 3 या 6 दफ़ा। तो वो वाइट कलर ही होता है। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट जो है वो वाइट कलर का हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कि इधर उठाता हूँ बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे इसे देते हैं लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट टू लेफ्ट का लीनियर ग्रेडियंट होगा, और उसमें हम पहला कलर दे देते हैं। अब मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल वी नहीं, मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ विंडोज़ और वी का बटन। उससे मेरे पास यहाँ पे क्लिपबोर्ड वाला एक ऑप्शन आ जाता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप अपने विंडो के मशीन पे अगर विंडोज़ और वी दबाओगे ना तो आपके पास ऑप्शन वो देगा कि इस चीज़ को इनेबल कर लो। तो इस चीज़ को आप ख़ुद इनेबल कर लेना। यहाँ से मैं फिर अपने जो हिस्ट्री होती है, जो जो चीज़ें मैंने कॉपी की होती हैं क्लिपबोर्ड पे, वो यहाँ पे मेरे पास शो हो रही होती हैं। और मैं अगर प्रीवियस हिस्ट्री में से कोई चीज़ उठा के कॉपी करना चाहूँ दोबारा, उसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इस वाले कलर को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इस पे हैश डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको दोबारा हैश डालता हूँ, दोबारा कर विंडोज़ वी दबाता हूँ, और यहाँ पे मैं ये पहले वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि ये 2 कलर्स थे जो यहाँ से मैंने इसमें से उठाए थे। अब दोनों कलर में इतनी डिस्टिंक्शन नहीं है तो इसलिए वो ऐसे प्रॉपरली शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ये पूरा तो ग्रेडियंट बन गया है। अब मैं यहाँ पे अगर बिल्कुल एक किसको कलर डिस्टिंक्शन देनी हो ना, तो यहाँ पे मैं ग्रेडियंट के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ 49%, और इसके बाद मैं कलर के बाद लिखता हूँ 50%। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं यहाँ पे ग्रेडियंट को बता रहा हूँ कि बिल्कुल 49% तक ये वाला कलर शो करवाए, और 49% पे 49 से 50% के दरमियान तक उनकी कलर ट्रांजिशन करे। जो एक ग्रेडियंट होता है ना फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वो एक कलर चेंज होता हुआ जा रहा होता है डायनामिकली, तो वो 49 और 50% के दरमियान सारी ट्रांजिशनिंग करे, और 50% के बाद कंप्लीटली ये वाला कलर शो हो। तो मैं इसको सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ, तो आपको ऐसे नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो कलर्स दोनों थोड़े मिलते मिलते हैं। मैं यहाँ पे इसका कलर कोई और सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये रेड कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो गौर से
कि यहाँ पे 49% तक बिल्कुल वो रेड कलर आता है, और उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए वो ट्रांजिशनिंग होती है, और फिर उसके बाद वो कम्प्लीटली ब्लू हो जाता है। अच्छा, तो मेरा ख्याल में हमने इस टेक्स्ट को काफ़ी तंग कर लिया है। अब हम जाते हैं इस बटन के पास और इसके साथ छेड़खानियाँ करते हैं। यहाँ पे मैंने बटन को पहले ही एक क्लास दी हुई है टेस्ट BTN की, तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ टेस्ट BTN। तो बजाय हवर करने के उस पे मैं उसको डायरेक्ट स्टाइल्स असाइन करूँगा यहाँ पे। तो पहले तो हम यहाँ पे उसके जो बेसिक स्टाइल्स हैं उनको ख़त्म करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर इसको मैं देता हूँ ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे इसका बॉर्डर को ख़त्म कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, वापस जाके देखते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारा जो बटन है उस पर तकरीबन सारे स्टाइल्स ख़त्म हो गए हैं। कुछ स्टाइल्स यहाँ पे इस पर फिर भी अप्लाई हुए हुए हैं, जैसे इसका फॉन्ट डिफरेंट है। आप देख सकते हो कि बाकी चीज़ों का फॉन्ट थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका जो है वो डिफरेंट है। फॉन्ट फैमिली अगर चेंज करनी हो तो वो भी हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली करके उसको, यहाँ पे कुछ हमारे पास डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आ रही हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में प्रोवाइड होती हैं फॉन्ट्स ये, तो आप इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये वाला सिलेक्ट करते हैं और इसमें आप देख सकते हो कि उसका फॉन्ट डिफरेंट हो गया। अब इसमें फॉन्ट जो हमारे पास लिखे हुए हैं उसमें हमारे पास 1 2 3 4 तरह के फॉन्ट्स लिखे हुए हैं। तो 4 तरह के फॉन्ट्स लिखने की वजह ये होती है कि यहाँ पे ने कोमा डाल के सेपरेट किया हुआ है, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा ब्राउज़र ट्राई करेगा कि उस पे ये वाला फॉन्ट अप्लाई करे। अगर इस ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो वो फिर ट्राई करता है ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करने की। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर वो ट्राई करता है एरियल फ़ॉन्ट उस पर अप्लाई करने की। अगर वो भी नहीं है फिर उसके बाद सैंस सेरिफ तो हर ब्राउज़र में होता ही है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हर ब्राउज़र में आता है। तो मैं अगर इसको ख़त्म करूं और सिर्फ एरियल रखूं तो आप देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ये पहले भी हमारे पास एरियल ही लगा हुआ था फॉन्ट, तो अभी भी उसने वही वाला अप्लाई कर दिया। वापस हम फॉन्ट पे करते हैं। अब हम अपने बटन को थोड़ा सा ना बेहतर लुकिंग बनाते हैं। अगर आपको किसी और वेबसाइट पे आपको कोई बटन का स्टाइल अच्छा लगा हो तो आप उसको भी कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ और मैं यहाँ पे वेबसाइट सर्च करता हूँ जो मैंने कुछ साल पहले बनाई थी। तो यहाँ पे इसमें मैंने ये बटन बनाया था, तो इसके अगर मैं स्टाइल्स कॉपी करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इस बटन पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे जो है ना सारे उसके स्टाइल्स बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ की थी जिससे ये बटन इस तरह का दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर भी देख सकता हूँ कि यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, टेक्स्ट है इसका, और उसके बाद एक एसवीजी का आइकन है, और उसके बाद एक आफ्टर का टैग है जो कि एक सूडो सेलेक्टर से ना एक टैग एलिमेंट बनाया हुआ है यहाँ पे, जिससे ये बॉर्डर हमारे पास बन रहा है थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ। तो यहाँ पे इस बटन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं हम। और सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ और इसको मैं क्लास देता हूँ एरो BTN की, और इसके अंदर मैं इसमें टेक्स्ट लिखता हूँ ईमेल। इसके क्लास के नाम को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले तो हम डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स इसके ना ख़त्म करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं रिमूव करता हूँ, ट्रांसपेरेंट करता हूँ, इसको मार्जिन देता हूँ। तो मार्जिन भी सिमिलर तरीके से जैसे हमने पैडिंग अप्लाई की थी उसी तरह हम टॉप लेफ्ट पे अलग तरह से करना चाहें तो दे सकते हैं। और तीसरा तरीका इसमें यह होता है कि हम चारों साइड्स की अलग अलग इसको बताएं कि मार्जिन क्या अप्लाई करनी है। तो मैं टॉप पे अप्लाई करता हूँ 20 पिक्सल्स की मार्जिन। उसके बाद मैं बताऊंगा कि राइट साइड पे कितनी करनी है, राइट साइड पे 0 करनी है, लेफ्ट साइड पे कितनी करनी है और बॉटम पे कितनी करनी है, तो बॉटम पे भी 20 पिक्सल करता हूँ। और इसमें फिर अब आती है लेफ्ट साइड पे, तो उस पर भी मैं 0 कर देता हूँ। तो इसमें आपको बताना पड़ता है कि पहले टॉप पे, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो इस तरह सारी साइड्स की आपको ना इसकी मार्जिन बतानी होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर इसका ख़त्म कर लेता हूँ, बॉर्डर को नन कर देता हूँ ताकि बिल्कुल जो है ना स्टाइल्स इसके ख़त्म हो जाएं बटन के। इसके बाद मैं उस उधर से ना स्टाइल्स थोड़े से कॉपी करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से पढ़ के कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अप्लाई की हुई हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली के लिए हम जाते हैं गूगल फॉन्ट्स पे,
गूगल फॉन्ट्स पे यहाँ पे एक मुझे फ़ॉन्ट पसंद है, नुनीतो इसका नाम है। तो इसमें ये वाला फ़ॉन्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गेट फॉन्ट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद गेट एम्बेड कोड पे, एम्बेड कोड डायरेक्टली उसका जो लिंक है वो इस वेबसाइट के साथ कर देता है, जिससे ये फॉन्ट को ना हमारा पेज गेट कर लेता है। तो यहाँ से इसमें पहले वाला कोड कॉपी करना है, वापस जाना है अपनी HTML फाइल में, और जो अपना हमारा हेड वाला टैग है ना, इसमें CSS की फाइल से पहले जाके इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद हम बस सिंपली इस फॉन्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसमें फॉन्ट फैमिली को हमने सेलेक्ट किया, वापस गए और अपने एरो वाले बटन पे हम फॉन्ट फैमिली में नुनीतो सेट कर देते हैं। तो वापस जाते हैं मेरे पेज पे, तो आप देख सकते हो कि हमारा फॉन्ट जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर देते हैं ताकि बटन पे हमारे वो जैसे हो हवर तो वो पता चल जाए। नेक्स्ट हमें यहाँ पे विड्थ और हाइट इसकी स्पेसिफाई करनी है। तो मैं विड्थ इसकी बता देता हूँ फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल बटन की, और हाइट इसकी हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 45 पिक्सल्स की हाइट कर देते हैं। और इसके बाद मैं इसको बॉर्डर देता हूँ। तो बॉर्डर हमने देना है इसको 2 पिक्सल्स सॉलिड। 2 पिक्सल्स बॉर्डर की विड्थ होती है हम बताते हैं, और सॉलिड जो है वो हम बताते हैं किस तरह का बॉर्डर हो। तो यहाँ पे हमारे पास डॉटेड बॉर्डर भी हो सकता है, डैश्ड बॉर्डर भी हो सकते हैं, और हमारे पास सॉलिड जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन होती है बॉर्डर की। उसके बाद हमने कलर बताना है। तो कलर के लिए मैं यहाँ से कलर कॉपी करता हूँ। कलर हमारे पास बॉर्डर का ये वाला है, और ये बॉर्डर का मैंने वो भी कितने पिक्सल्स का देना है वो भी मैंने यहीं से देखा है। तो यहाँ पे मैं कलर ये वाला देता हूँ इसको। वापस जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल वैसा ही हमारे पास बॉर्डर ना बन गया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ से देखी है कि ये हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स है और अलाइन आइटम सेंटर हुए हैं। तो हम ये भी चीज़ें यहाँ पे लगा देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स हम सेंटर कर देते हैं। फ्लेक्स एक बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाली चीज़ है जो हम बाद में करते हैं। अभी हम बस मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ों को सही से अलाइन करने के लिए और एक उनको ऑर्डर में रखने के लिए हम डिस्प्ले फ्लेक्स को यूज़ करते हैं। तो अलाइन आइटम्स हमारे पास हम सेंटर करने की वजह ये होती है क्योंकि वो जो जितने जगह ले रहे हैं वो फ्लेक्स वाला डिस्प्ले उसके अंदर बीच में उसको बिल्कुल सेंटर करते हैं। तो वर्टिकली वो चीज़ों को ना बिल्कुल सेंटर पे ला के रख देता है। उसके बाद यहाँ पे 90 मैंने विड्थ इसलिए दी थी उस वक्त ताकि मैं चाहता था कि ये जो हमारे पास ब्लैक वाला एरिया साइड बार का, इसमें जिसका जितना भी साइज हो हमारा जो बटन है उसका 90% विड्थ कवर कर रहा हो एट ऑल टाइम्स। उसके बाद हमने फाइल सेव कर लिया है और वापस अपनी फाइल पे जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक तो हमारा बटन नेक्स्ट इंडिविजुअल लाइन पे आ गया, और उसके बाद उसका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ गया। यहाँ पे जस्ट टू बी श्योर मैं टेक्स्ट अलाइन फिर भी लेफ्ट साइड पे कर देता हूँ। और उसके बाद हमने ये बॉर्डर जो है ना इस साइड पे ये वाला हटाना है। तो उसके लिए हम बॉर्डर राइट सॉरी बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर राइट इसको हम कर देते हैं नन। तो बॉर्डर इसमें साइड पे रिमूव हो गया ताकि हम ये वाला बॉर्डर हम यहाँ पे डाल सकें। इसके बाद हमने ये वाला बॉर्डर जो डालना है इसके लिए यहाँ पे हमारे पास आफ्टर टैग है जिससे ये बॉर्डर डला हुआ है। तो हम इस आफ्टर टैग पे क्लिक करते हैं ताकि हम इसके स्टाइल्स देख सकें कि ये किस तरह हमने यहाँ पे शो करवाया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, और फिर ट्रांसफॉर्म से उसको स्क्यू किया हुआ -20 डिग्री। स्क्यू करने से ये जो इफेक्ट है हमारे पास थोड़ा सा टिल्ट वाला ये चीज़ जनरेट हो रही है। और राइट -10 पिक्सल्स है, इससे हमने बताया हुआ है कि बॉर्डर को कहाँ पे प्लेस करना है जिससे ये पोजीशन एब्सोल्यूट करके। और डिस्प्ले ब्लॉक है, कंटेंट हमने नन रखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से ना बस कॉपी कर लेता हूँ, और बस यहाँ पे हम वो बनाते हैं एरो PTN, और यहाँ पे मैं सूडो सेलेक्टर यूज़ करता हूँ आफ्टर का जिसमें 2 कॉलम्स डालने पड़ते हैं, और यहाँ पे जो स्टाइल्स मैंने वहाँ से कॉपी किए थे वो पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कैसे दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये तो उठ के यहाँ पे हमारे पास बहुत ही दूर चला गया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमें इस पे पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हो कि एर जो हमारा बॉर्डर था
वो बिल्कुल जैसे प्लेन हमने कॉपी किया था वहां से वैसे ही उठ के यहाँ पे हमारे पास आ गया। नेक्स्ट चीज जो हमने कॉपी करनी है वो ये एरो है। तो एरो कॉपी करने भी यहाँ से हमारे पास बहुत सिंपल ऑप्शन है। हम सिंपल बस यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, कॉपी एलिमेंट, राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और वापस अपने HTML के कोड में जाते हैं, और यहाँ पे ईमेल के बाद मैं यहाँ पे अपनी ये वाला एलिमेंट पेस्ट कर देता हूँ। अब ये सारा जो SVG का कोड था, ये SVG का कोड रिस्पॉन्सिबल है जो इस एरो को डिस्प्ले करवाता है हमारे पास। अब क्या ये चीज़ है ना इसकी जो सही थी, नहीं थी सही, लेकिन मैंने ये वेबसाइट खुद बनाई हुई है पहले की, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ कि इट्स डुएबल, कि इस तरह ये चीज़ की जा सकती है। लेकिन क्या ये चीज़ करनी चाहिए? एब्सोल्युटली नहीं। ये चीज़ सही नहीं है तरीका। आपको अपने आइकन्स या तो ऑनलाइन उठाने चाहिए, या अगर बहुत ही कस्टम आइकन हो कोई तो आपको खुद बनाना चाहिए। उसके लिए आप इलस्ट्रेटर या फिग्मा इस्तेमाल कर सकते हो आइकन्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा टेक्स्ट जो है वो काफ़ी लाइट है, तो मैं यहाँ पे बटन का जो टेक्स्ट है इसको फॉन्ट वेट में से जाके बोल्ड कर देता हूँ, ताकि वो भी थोड़ा एरो की तरह बोल्ड दिखे। और हमने इसमें थोड़ा सा गैप रखना है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि मैंने कितना गैप रखा हुआ है। SVG पे क्लिक किया हुआ है मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया हुआ है और राइट पे 15 पिक्सल्स किया हुआ है बस। तो यहाँ पे मैं डॉट एरो BTN करता हूँ, और इसके अंदर मैं इसका चाइल्ड सेलेक्टर यूज़ करता हूँ SVG का, क्योंकि जो SVG का टैग है वो बटन के अंदर है मेरा, तो चाइल्ड सेलेक्टर यहाँ पे आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ। बकिया पेज में अगर SVGs होंगी तो वो अफेक्ट नहीं होंगी इससे। और यहाँ पे मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूँ, और राइट पे मैं इसको चाहता हूँ 15 पिक्सल्स पे ये पड़ा हुआ हो। और एक और चीज़ यहाँ पे है फिल, और वो ये वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि कलर चेंज हो इसका। SVGs के लिए कलर हमारे पास फिल का इस्तेमाल होता है। वापस सेव करते हैं, उधर जाते हैं, तो हमारा कलर चेंज हो गया SVG का। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपका कलर चेंज ना हो रहा हो, तो उसके लिए जैसे मेरे पास यहाँ पे कलर चेंज नहीं हो रहा था इसका, इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। एक्सक्लेमेशन मार्क इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे ना आपने ये वाला स्टाइल अप्लाई करना है इस चीज़ पे। तो जहाँ पे भी हमारे पास अगर ये वाली चीज़ अप्लाई ना हो रही हो और इसको कोई और चीज़ ओवरराइड कर रही हो स्टाइल को, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के इम्पोर्टेंट लिखते हैं कि ये चीज़ सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हमारे पास अप्लाई होनी चाहिए। उसके बाद मैं कहूँगा कि यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड कलर के साथ ना ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, और ईमेल जो है वो थोड़ा वाइट कलर में है हमारे पास। इस पे मैं बैकग्राउंड कलर इसका कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने बल्कि ऊपर डिफाइन किया हुआ पहले, यहाँ पे इसको चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ, ताकि वापसी जाए तो हमारे पास ये थोड़ा इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हुआ हुआ। यहाँ पे इसको भी हम बैकग्राउंड कलर अगर ब्लैक करें तो वो आप देख सकते हो कि वो सारा ब्लैक हो गया। और इसमें हम टेक्स्ट का कलर जो है वो कर देते हैं बिल्कुल कंप्लीट वाइट। तो अब हमारा फॉन्ट जो है सही से शो हो रहा है हमारे पास। नेक्स्ट हम इसमें एनिमेट करते हैं कि जब ये माउस हवर करे इस पे तो इसका कलर चेंज हो। उसके लिए बस हमने सिंपली बॉर्डर कलर को एनिमेट करना है। तो यहाँ पे मैं डॉट एरो BTN और इस पे हवर वाला सिलेक्ट करता हूँ, और इस पे मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर चेंज होके कलर हम यहाँ से ही कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बटन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे इस पे, और यहाँ पे मेरे पास हवर वाले स्टाइल्स बता नहीं रहा वैसे कि हवर पे यहाँ पे हो क्या रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये कॉलन और HOV लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे इस पे मैं हवर वाले पे टिक करता हूँ। तो यहाँ पे अब वो मेरे पास हवर वाला स्टाइल्स भी है वो भी बता रहा है। इनको उठा के भी कॉपी करते हैं यहाँ पे, और उठा के यहाँ पे हम हवर वाले में अपने डाल देते हैं। अब अगर अपने पे मैं हवर करूँ तो आप देख सकते हो कि उसका कलर येलो हो रहा है। यही सेम हमने फिर डालना है इस पे डॉट एरो BTN
हवर करें जब हम, तो इस पे डॉट एरो BTN और फिर इसके बाद आफ्टर वाले टैग पे, तो इस पे भी हमने सेम ही अप्लाई करना है। सॉरी, इसमें बॉर्डर राइट वाला नहीं आना, सिर्फ कलर चेंज करना है हमने बॉर्डर का। और अगर हम यहाँ पे अब हवर करें तो अभी भी वो नहीं हो रहा, और उसकी दो वजह यहाँ पे। सबसे पहली वजह तो मैंने यहाँ पे इसमें हवर करके देखा है, तो बजाय चाइल्ड सेलेक्टर के सिलेक्ट करने के मैंने यहाँ पे चेंज किया हुआ है क्लासेस को। तो यहाँ पे एक तो मैंने चेंज करना है कि यहाँ पे इसमें गैप नहीं डालना बीच में, ताकि वो पूरे लाइक चेन उसकी सेलेक्ट हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने ये की हुई है कि जो हमारा टॉप राइट और बॉटम है, सिर्फ उसको इंडिविजुअली मैंने उसका कलर यहाँ पे चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे जाके इसमें हवर में मैं इसको सेट कर देता हूँ कि सिर्फ टॉप राइट और बॉटम का कलर चेंज हो। तो यहाँ पे मैं हवर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसका कलर जो है हमारे पास चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हम इसमें जो SVG है उसका भी कलर चेंज करते हैं, और वो हम करते हैं डॉट एरो BTN और SVG, बल्कि यहाँ पे हवर पहले डालना है और फिर SVG लिखना है, और फिर इसमें हमने इसका फिल चेंज करके वही सेम येलो कलर यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट नहीं अभी लगाते, तो देखते हैं कि हमारा अभी कलर चेंज नहीं हो रहा। इम्पोर्टेंट लगा के यहाँ पे देखते हैं, तो अब इम्पोर्टेंट लगाया तो आप देख सकते हो कि कलर वो चेंज हो रहा है सही से। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से एनिमेट भी करते हैं, कि जैसे यहाँ पे अगर मैं हवर करता हूँ ना, तब वो एनिमेट हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे सेम हम ट्रांजिशन वाला यूज़ करेंगे, और ट्रांजिशन में हम ऑल प्रॉपर्टीज़ को ट्रांजिशन कर देते हैं, और यहाँ पे 0.2 सेकेंड्स, और यहाँ पे मैं ईज इन और आउट वाला कर देता हूँ। अब सारों पे इस तरह हमें पेस्ट करनी होगी, तीनों चीज़ों पे। यहाँ पे इसको भी पेस्ट किया, तो अब अच्छे तरीके से वो मैं कहूँगा कि वो एनिमेट होके सारा कुछ सही से शो हो रहा है। अब हम नेक्स्ट एक दो प्रॉपर्टीज़ बस देख लेते हैं। एक तो है पहली डिस्प्ले की। अब डिस्प्ले हमने यहाँ पे पहले यूज़ किया फ्लेक्स का, इसमें हमारे पास और भी ऑप्शंस बहुत होती हैं। जैसे हमारे पास ब्लॉक है, फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रिड है, और इसमें एक हमारे पास ऑप्शन होती है नन की भी। तो हम डिस्प्ले नन करते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल जो हमारा पेज है उससे गायब हो जाती है। हालांकि हमारे कोड में वो है भी सही, लेकिन वो पेज पे शो नहीं होती हमें। अगर हम इंस्पेक्ट करें एलिमेंट, तो मैं इस बटन को सिलेक्ट करता हूँ ताकि इसके साथ वाला में, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास बटन शो हो रहा है कि HTML के अंदर बटन है हमारे पास, लेकिन वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा कहीं पे भी। तो इसलिए इसका नाम भी प्रॉपर्टी का डिस्प्ले है। मैं वापस इसको फ्लेक्स पे करता हूँ। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एक विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी डिसाइड करता है कि हमारे पास कोई चीज़ शो हो कि UI पे या नहीं, लेकिन यहाँ पे ये उसको बिल्कुल ही रिमूव नहीं कर देता। वो अपनी जगह फिर भी ले रहा होता है एलिमेंट, लेकिन बस वो नज़र नहीं आ रहा होता। यहाँ पे मैं इसको हिडन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरा बटन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा मुझे कहीं पे भी। मैं इसको सिलेक्ट भी नहीं कर सकता, उस पर क्लिक भी नहीं कर पा रहा, लेकिन वो अपनी जगह ले रहा है यहाँ पे, फिर भी बस नज़र नहीं आ रहा। तो इसको मैं अगर हटाऊँ यहाँ से, तो आप देख सकते हो बटन मेरा यहाँ पे वापस आ गया। नेक्स्ट चीज़ मैं एक छोटी सी डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि आप रियलाइज़ करो कि अगर आपके पेज पे कोई मसला आ रहा हो, कोई चीज़ स्टाइलिंग सही से ना हो रही हो, तो वो आपको पता किस तरह चलेगा। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़फुल टूल इसमें जो है ना, वो आपका इंस्पेक्टर ही है। तो अगर कोई भी चीज़ आपने देखनी हो, कभी भी आप किसी चीज़ पे स्टक हो रहे हो CSS के रिलेटेड काम में, कि मेरे स्टाइल्स क्यों नहीं अप्लाई हो रहे, मेरा एलिमेंट सही जगह पे क्यों शो नहीं हो रहा, तो आपने सबसे ज़्यादा जो उसमें यूज़ करनी है चीज़, वो है इंस्पेक्टर की। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर में आपने खोलना है, ना आपको याद हो तो राइट क्लिक करना है पेज पे, और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे जो एलिमेंट भी आपने सेलेक्ट करना हो, तो उस पर आपने ये वाला बटन दबाना है इधर से, और उसके बाद उस एलिमेंट पे आपने माउस लेके जाना है। और फिर जैसे अब मैंने इस पे हेडिंग 4 पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि कौन सा एलिमेंट जो है इसको स्टाइलिंग कर रहा है। यहाँ पे मैंने इसको जो मैंने ग्रुप सेलेक्टर्स किए थे यहाँ पे यूज़, वहाँ पे मैंने H3 H4 H5 H6 पे सारों पे ब्लैक और वाइट कलर लगा दिया था।
और वो बता रहा है कि H4 एलिमेंट को इसके अंदर यहाँ पे इस पे ये कलर अप्लाई हो रहा है। उसके अलावा वो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग भी आपको बता रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है वो H4 टैग पे क्या क्या स्टाइल्स अप्लाई करता है। और इसी के साथ हम यहाँ पे हमारे पास आता है बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल में CSS में हर चीज़ जो होती है ना वो एक बॉक्स की तरह ट्रीट होती है। सबसे पहले उसमें होता है हमारा कंटेंट। तो जो आप टेक्स्ट या इमेज वगैरह लिखते होते हो वो आपका कंटेंट होता है। उसके बाद उसके ऊपर हमारी आती है पैडिंग जो कि सराउंड करती है हमारे टेक्स्ट या इमेज को, कंटेंट को। उसके ऊपर हमारे पास आता होता है बॉर्डर। अगर आपने अपनी इमेज या टेक्स्ट के ऊपर कोई बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है तो उसके बॉक्स के ऊपर ना वो बॉर्डर आता होता है। उसके ऊपर आती होती है हमारी मार्जिन। तो मार्जिन जो होती है वो सबसे टॉप पे आती होती है और वो चीज़ दूसरे एलिमेंट्स और आपके जो एलिमेंट है जिसपे आप जिसका फॉर एग्जांपल बॉक्स मॉडल देख रहे हो उनके बीच में गैप प्रोड्यूस करती है। वो यहाँ पे अपने इंस्पेक्टर पे मैं अगर स्क्रॉल करके नीचे जाऊँ तो अब मैंने अपना बटन सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे इस वाले बटन वाके यहाँ पे मैंने बटन सेलेक्ट किया अपना। और फिर यहाँ पे मैं इसके स्टाइल्स पे नीचे स्क्रॉल करके जाऊँ तो आप देख सकते हो कि बॉक्स मॉडल जो है यहाँ पे विजुअली रिप्रेजेंट भी किया हुआ है हमें उन्होंने। तो सबसे पहले हमारी अंदर कंटेंट है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि कंटेंट हमारी कितने साइज़ की है। उसके बाद हमारी आती है पैडिंग। तो ये जो लाइट ग्रीन सा कलर से रिप्रेजेंट हुई हुई है वो हमारी पैडिंग है यहाँ पे कि हमारी कंटेंट के इर्द गिर्द कितनी पैडिंग हुई हुई है। तो हमने जो विड्थ भी डिफाइन किया हो ना पैडिंग उसको अंदर को कंप्रेस करती है। उसके बाद हमारा बॉर्डर आता है जो हमने टॉप राइट और बॉटम पे हमने 2 पिक्सल्स का दिया था। सॉरी राइट पे नहीं लेफ्ट पे दिया था। तो ये हमारे पास बॉर्डर आ गया इसका। उसके बाद हमारी मार्जिन है कि जो हमने टॉप और बॉटम पे सिर्फ मार्जिन दी थी 20 पिक्सल्स की वो दूसरी कंटेंट को परे धकेल रही है हमारे बटन से। तो ये मार्जिन आ गई। उसके बाद पोजीशन है जो हमने नहीं की हुई। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके हमारे एक कंटेंट का बॉक्स बनाती हैं। इसी तरह CSS में जो भी चीज़ हो उसको एज अ बॉक्स ट्रीट किया जाता होता है और आप स्टाइलिंग जो होती है अपनी वो उसी बॉक्स के अराउंड करते हो। इसके बाद हम थोड़े से देख लेते हैं कि मेजरिंग यूनिट्स हमारे पास CSS में क्या क्या होते हैं। बहुत सारे मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं ऑफ कोर्स हमारे पास CSS में क्योंकि हर चीज़ में ऑप्शन इसमें बहुत सारी होती हैं। कुछ सिंपल सिंपल हम देख लेते हैं। तो वापस अपने इसमें जाते हैं। एक तो हम अब तक जो देखते आ रहे हैं मेजरिंग यूनिट्स जो सबसे छोटा होता है वो होता है पिक्सल्स होता है हमारे पास। तो पिक्सल इज वन सिंगल डॉट ऑफ कलर ऑन योर स्क्रीन। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रेजोल्यूशन होती हैं 1080 पिक्सल्स जो होते हैं तो वो 1080 खाली नहीं होती वो 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080p जो होती है हमारे पास रेजोल्यूशन वो उसमें 1920 हमारे पास हॉरिजॉन्टली पिक्सल्स होते हैं। ये विड्थ होती है पिक्सल्स की बाय पिक्सल्स हमारे पास हमारी स्क्रीन की। और 1080p जो होती है वो वर्टिकली हमारे पास स्क्रीन की विड्थ होती है हाइट सॉरी होती है वो पिक्सल्स में ये हमारे पास होती है 1080 पिक्सल्स। तो एट अ टाइम हमारे स्क्रीन पे शो हो रहे होते हैं। तो पिक्सल्स के बाद हमारे पास परसेंटेज होती हैं। परसेंटेज भी हमारे पास इस तरह फॉर एग्जांपल अगर एक बॉक्स है हमारे पास तो उसकी मैंने विड्थ डिफाइन करनी हो। जैसे मैं इस पेज को अगर छोटा करता हूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि मेरी जो ये टेक्स्ट है ये इसके साथ साथ पेज के साथ साथ ना उनकी विड्थ ऑटो एडजस्ट हो रही है खुद ही। तो ये होती है 100% विड्थ पे ये सेट हुए हुए हैं। इन्होंने फुल हमेशा जगह लेनी होती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना उसमें हम परसेंटेज डिफाइन कर देते हैं। जैसे इस वाले हम जो हेडिंग है इस पे देखते हैं कि हमारे पास अप्लाई कौन सी हो रही है। पहले तो बिग हेडिंग है हमारे पास इसका नाम। तो ये बिग हेडिंग पे मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 50% की। तो अब आप देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन की वो हमेशा ना आधी विड्थ को कवर कर रहा है। अब मैं जितना भी कम कर लूँ बढ़ा लूँ पेज के विड्थ को तो वो उतने 50% विड्थ को कवर कर रहा है। इसके बाद हमारे पास जो दो मेजरिंग यूनिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा फॉन्ट्स और पैडिंग और मार्जिन में इस्तेमाल होते हैं और वो हैं एक तो EM है और एक है REM। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे ये मैंने एक डिव बनाया और इसके साथ मैंने 2 P के टैग लिखे हैं और इसके अंदर बस लोरेम इप्सम को मैंने इस्तेमाल कर लिया। एक तो होता है हमारे पास
EM, इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइल्स यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टाइल लिखता हूँ और यहाँ पे फॉन्ट साइज में डिफाइन करता हूँ। इसका फॉन्ट साइज में रख लेता हूँ 12 पिक्सल्स। और फिर जो पहला टैग है ना, इसको हम करते हैं, इसको स्टाइल देते हैं और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज जो देते हैं वो करते हैं हम 2 पिक्सल, सॉरी 2 EM। तो EM का जो हमारे पास मेजरिंग यूनिट होता है वो विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट ना फॉन्ट साइज सेट करता है। तो हमारे पास ये फॉन्ट साइज है ना 12 पिक्सल्स का। तो जो 2 EM हमने रखा है ये फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 पिक्सल्स होके हमारे पास ये फिर 24 पिक्सल्स टोटल हमारे पास ना इसकी फॉन्ट साइज हमारा बनेगा। तो जो EM वाला है ना वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट फॉन्ट साइज सेट करता है। मैं इसको सेव किया है तो वापस अपने इस पे जाके आप देख सकते हो कि ये वाला जो लोरेम इप्सम का टेक्स्ट है ये काफ़ी बड़े साइज का हमारे पास हो गया यहाँ पे। तो ये अब हमारे पास 24 पिक्सल्स फॉन्ट का साइज सेट हुआ हुआ है। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास REM। तो यहाँ पे मैं स्टाइल करता हूँ इसको और इसका फॉन्ट साइज मैं डिफाइन करता हूँ 2 REM। इसको सेव करते हैं तो आप देख सकते हो कि हालांकि मैंने इसको 2 REM दिया है लेकिन ये उससे EM से साइज में बड़ा है। उसकी वजह यह है कि जो EM होता है ना वो विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट साइज सेट करता है फॉन्ट का, लेकिन जो REM होता है ना वो विद रिस्पेक्ट टू द रूट एलिमेंट होता है। तो रूट एलिमेंट जो यहाँ पे हमारे पास है ना वो HTML का है जिससे सारा कुछ स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला जो फॉन्ट का है REM2 वो इस HTML टैग के लिहाज से सेट कर रहा है जो हमारे पेज का है। यहाँ पे मैं इसको स्टाइल देता हूँ और यहाँ पे इसको फॉन्ट साइज इसका डिफाइन करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ 12 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज दे देता हूँ ताकि वो सेम हो जो EM के पेरेंट के का फॉन्ट साइज है। तो अब आप देख सकते हो कि दोनों का साइज बिल्कुल सेम हो गया है यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि ये जो है हमारा 2 REM ये विद रिस्पेक्ट टू द रूट एलिमेंट सेट कर रहा है। रूट का भी 12 है तो रूट का अगर मैं बढ़ा दूं यहाँ पे 15 कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो बढ़ गया दोबारा से साइज। लेकिन जो EM का है वो उतने का उतना ही रहा है। EM का सिर्फ तब बढ़ेगा जब मैं यहाँ से EM का साइज पेरेंट का साइज चेंज करूँगा या मैं यहाँ से इसका EM के साइज से चेंज करूँगा। नेक्स्ट जो 2 हमने मेजरिंग यूनिट्स देखने हैं वो भी काफ़ी यूज़फुल हैं। तो उनके लिए मैं ना दूसरी फाइल में चला जाता हूँ। तो एक और मैंने यहाँ पे सीक्रेट फाइल के नाम से बनाई हुई थी। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स की जगह ना उसका नाम लिख देता हूँ सीक्रेट और स्पेस डाल के फाइल। तो यहाँ पे न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स हमारे पास आ रहे हैं। इसको मैं फाइल को खोलता हूँ ताकि यहाँ पे चेंज कर सकूँ। अब मैं न्यूज़ यहाँ पे CSS की फ़ाइल बनाता हूँ सीक्रेट फाइल .css के नाम से और इस फाइल के अंदर ना मैं इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ। तो लिंक मैंने किया CSS और सीक्रेट फाइल .css ताकि वो लिंक हो जाए फाइल। यहाँ पे मैं बस कोड लिख लेता हूँ कोई 6 डिजिट का मैंने कोड लिखा है यहाँ पे। और इधर भी मैं इस पे ना फॉन्ट वो वाला लिंक कर लेता हूँ ताकि पिछले वाला मैं ना फॉन्ट इस्तेमाल कर सकूँ इस फाइल के अंदर। इधर लिंक किया और मैं यहाँ पे जो सारा एक मैं यूज़ करता हूँ ये स्टार जो होता है ना वो एवरीथिंग को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो पेज में हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको ये स्टार ना सेलेक्ट कर लेगा यहाँ पे। और मैं इसको बस विंडोज़ और V दबाता हूँ ताकि यहाँ से ना मैं सेलेक्ट कर सकूँ जो मैंने फ़ॉन्ट कॉपी किया था। तो ये फ़ॉन्ट को फैमिली नूनीतो और सैंस सेरिफ ताकि फ़ॉन्ट हमारा चेंज हो जाए। अब पहली बात तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे भी पेज पे ना वही वाली पैडिंग अप्लाई है। मैं इस फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे इसमें H1 का टैग शुरू करता हूँ। उस H1 के टैग के अंदर इसको लिख देता हूँ ताकि वो थोड़ा बोल्ड भी हो जाए। H1 को मैं इसका फॉन्ट साइज सेट करता हूँ 2 REM सेट करता हूँ। 2 थोड़ा सा ज़्यादा है
इसको मैं 1.5 REM कर देता हूँ। ठीक है, आप ये सही साइज दिख रहा है। मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं इसको देता हूँ ब्लू। तो आप देख सकते हो कि इस पेज पे भी ना वही वाली हमारे पास पैडिंग्स और वो अप्लाई हुई हुई हैं जो मैंने पिछले पेज पे डिस्कस किया था। इनको रिमूव करने के लिए ये स्टार वाले में ना मैं इसको पैडिंग 0 कर देता हूँ, और मार्जिन भी मैं इसकी ना 0 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि वो सारी पैडिंग जो थी ना वो ख़त्म हो गई है, और अब वो मेरा जो टेक्स्ट है वो पूरे पेज की स्पेस ले रहा है। यहाँ पे हमारे पास कभी कभार ऐसे होता है कि आप चाहते होते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये पोर्टफोलियो वेबसाइट में मैं चाहता था कि मेरा जो ये वाला सेक्शन है ये कम से कम एक पूरे पेज वाली जगह ले। तो अगर मैं इसको मोबाइल मोबाइल व्यू में भी देखूँ इसको, तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो सेक्शन है ना मेरा पहले वाला, वो कम से कम एक स्क्रीन की जगह तो ले रहा है। तो इसके लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं इसको मैं बंद कर दूं। इसके लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं व्यू पोर्ट के मेजरिंग यूनिट्स। तो यहाँ पे मैं बॉडी वाले टैग को सिलेक्ट करता हूँ, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर रिमूव करता हूँ। यहाँ से इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, और इसका थोड़ा सा एलिस ब्लू वाला ही दे देते हैं कलर। ये वाला ठीक लग रहा है। तो अभी हमें वैसे इतना दिख नहीं रहा क्योंकि ये सारी जगह ही ले रहा है। मैं यहाँ पे इसकी बजाय ना एक और डिव बनाता हूँ, या बल्कि डिव की बजाय एक नया एलिमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं सेक्शन का, जो कि आमतौर पे वेबसाइट्स पे यूज़ होता है कि एक ख़ास सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे काफ़ी सारे नहीं रखने, तो मैं बस इसको ना डायरेक्ट एक ही चीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम क्लास वगैरह नहीं दे रहा, आईडी नहीं दे रहा, क्योंकि हमने एक ही यहाँ पे बस ये चीज़ रखनी है। तो आप देख सकते हो कि वो सेक्शन जो है वो पूरी जगह ले रहा है यहाँ से एंड तक। विड्थ तो सही है इसकी, लेकिन अगर हाइट हमने इसकी चेंज करनी हो ना, तो इसके लिए हम दे सकते हैं इसको कि कम से कम ये पूरी स्क्रीन की हाइट ले। तो यहाँ पे हाइट देते हैं हम। इसकी बजाय हम मिन हाइट भी दे सकते हैं, मैक्स हाइट भी दे सकते हैं। मैक्स हाइट बताता है कि इस हाइट से ज़्यादा ये बढ़ नहीं सकती। मिन हाइट बताती है कि कम से कम पेज पे इतनी जगह तो ये एलिमेंट लेगा ही। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मिन हाइट। मिन हाइट में हम इसको बताते हैं कि 100 व्यू हाइट यूज़ करें। VH का मतलब होता है व्यू हाइट। तो जितनी हमारी स्क्रीन पे जगह होती है ना हमारे पास, जैसे मेरी स्क्रीन है 1080 पिक्सल्स की, तो हमारा जो ये वाला सेक्शन है ये कम से कम 1080p की तो हाइट इसकी होगी। वापस जाते हैं तो आप देख सकते हो कि मेरा वो पूरा पेज जो है एलिस वाला एलिस ब्लू हो गया। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ताकि हमें कम से कम नज़र आए कि ये कितनी जगह कवर कर रहा है। तो जितना भी मेरा पेज है उसकी ये जगह कवर कर रहा है। इसी तरह अगर मैंने मिन विड्थ बतानी हो, वो भी मैं बता सकता हूँ कि वो 100 व्यू विड्थ ले। वो पहले भी 100 व्यू विड्थ ले रहा था, अभी भी वो 100 व्यू विड्थ ले रहा है। अब इसी तरह अगर मेरे पास इसमें बहुत सारी चीज़ें हो ना, जैसे अब ये मेरे पास स्क्रोलिंग शुरू होगी पेज पे, तो मिन विड्थ है ना वो कम से कम उससे ज़्यादा भी अगर विड्थ की उसे ज़रूरत पड़ रही है ना तो वो कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैंने इसकी बजाय मैक्स हाइट किया होता इसको, तो आप देख सकते हो कि वो 100 व्यू हाइट के बाद उसने छोड़ दिया उसको, उस हाइट को बढ़ाना। खाली अगर हाइट को मैं करता हूँ यहाँ पे, तब भी आप देख सकते हो कि वो 100 व्यू हाइट उसने रखी हुई है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा। इसलिए हमारे पास ये मिन वाली यूज़ होती है कि अगर चीज़ इतने में जगह में कवर हो रही है तो ठीक है, अगर उससे बढ़ रही है फिर भी वो उसको ना शो करवा देता है। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे अपनी जगह चेंज करनी पड़ी कुछ रीजंस की वजह से। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे लेआउट्स के बारे में, कि पेज पे हमारे जो डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट पैटर्न के साथ पड़ी होती हैं उनको हम सेट कैसे करते हैं पेज पे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स को और ग्रिड्स को। तो पहले यहाँ पे एग्जांपल के लिए जो सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे नज़दीक होगी, वो हम एक नैव एलिमेंट यहाँ पे बनाते हैं, और इस नैव एलिमेंट से हम नैव बार बनाते हैं। तो जैसे वेबसाइट्स पे मैं जैसे इस वेबसाइट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास नैव बार बनी हुई है जहाँ से हम मुख्तलिफ सेक्शंस में वेबसाइट के जा सकते हैं। तो एक तो वो मुख्तलिफ पेजेस पे ले जाते हैं हमें,
और उससे हम मुख्तलिफ चीज़ें और भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले एक लोगो है वेबसाइट का, उसके बाद गैप है बीच में, और गैप के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं जो मुख्तलिफ पेजेस की तरफ लेके जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, आपको ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में मिलते हैं। तो हम इसको पहले बना के यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पेज का कलर ख़त्म करता हूँ ताकि हम थोड़ा सा सिमिलर कलर दिखा सकें जैसे उस वेबसाइट पे था। तो इस टेक्स्ट को हम यहीं पे रहने देते हैं, और यहाँ पे मैंने एक नैव का एलिमेंट बनाया, और फिर यहाँ पे मैं पहले एक बनाता हूँ H1 का टैग, और इसके अंदर मैं बस कैपिटल से लोगो लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक div का एलिमेंट बनाता हूँ, और div के एलिमेंट के बाद मैं काफ़ी सारे a टैग्स बनाता हूँ जो कि हमें मुख्तलिफ पेजेस पे हमें ले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे होम का होगा, उसके बाद हमारे पास होगा कॉन्टैक्ट, उसके बाद हम कर देते हैं लॉगिन का। तो यहाँ पे मैं नैव बार को क्लास दे देता हूँ नैव बार की। इसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं अपने CSS की फाइल में, और यहाँ पे डॉट नैव बार इसको नाम देता हूँ। और सबसे पहले तो मैं इस नैव बार को एक विड्थ दूंगा, तो इसको हाइट दूंगा। हाइट यहाँ पे हम इसको देंगे अभी के लिए 50 पिक्सल्स दे देते हैं, और इसको बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करके हम रेड कर देते हैं ताकि हमें नज़र आ जाए कि इसकी विड्थ कितनी है। तो आई थिंक ये विड्थ सही है इसके लिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको वक्त के साथ बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले लेआउटिंग के लिए अब हमने इसको ना एक ऑर्डर दिया है। तो जैसे हम इस वेबसाइट पे देख रहे थे, पहले हमारे पास लोगो था, उसके बाद बीच में गैप था, और उसके बाद लिंक्स थे, और वो भी साथ साथ हमारे पास पड़े हुए थे। तो हमने इसलिए यहाँ पे पैटर्न इसको ये दिया कि एक नैव का एलिमेंट है, उसमें हमारे पास पहले लोगो है, और उस लोगो के बाद हमारे पास गैप होगा यहाँ पे, और उस गैप के बाद ये हमारे पास काफ़ी सारे बटन्स वगैरह होंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर पहले सेलेक्ट करता हूँ नैव बार, और फिर उसके बाद H1 सेलेक्ट करता हूँ ताकि मैं जो लोगो है उसको स्टाइल कर सकूँ। इसको फॉन्ट फैमिली हम दे देते हैं इम्पैक्ट वाली। इसको सेव करते हैं, वापस जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये गुजारे लायक लोगो लग रहा है। एक और चीज़ हम इसके अंदर कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक स्पैन का एलिमेंट डालते हैं, और इसको स्पैन को क्लोज करते हैं, और मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे H1 के बाद मैं स्पैन लिख देता हूँ ताकि हम नैव बार वाले एलिमेंट के अंदर H1 वाले टैग को सिलेक्ट कर रहे हैं, और उस H1 टैग के अंदर जो स्पैन का एलिमेंट है उसको हम सिलेक्ट करें। तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, यहाँ से उठा इसको मैं कलर पिकर को यूज़ करता हूँ ताकि इस ऑरेंज कलर को मैं यहाँ से कॉपी कर सकूँ। तो यहाँ पे इसको हैश दबा के मैं यहाँ पे इस कलर को कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा ना बॉर्डर थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं साइड नों पर। साइड नों के लिए मैं इसको ऊपर से 0 देना चाहता हूँ, और साइड्स पे मैं बस इसको 5 पिक्सल्स की पैडिंग देता हूँ। सेव करते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। और थोड़ा सा हम इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस मैं इसको दूंगा 5 पिक्सल्स का। हम यहाँ पे इस रेड कलर को ख़त्म कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा हमारे पास लोगो की तरह का दिख रहा है, तो ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे ऑरेंज कलर के अंदर ना वो टेक्स्ट का कलर वाइट है, तो उसको भी यहाँ पे हम ना इस बैकग्राउंड कलर के साथ बस कलर डिफाइन कर देते हैं वाइट, ताकि वो थोड़ा सा सिमिलर उसके लग रहा हो। और इस फॉन्ट के साथ मुझे थोड़ा सा ना ये जो हमारे पास टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा साथ ना जुड़ा जुड़ा लग रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग इसको कर देता हूँ 2 पिक्सल्स, ताकि वो थोड़ा सा उनके बीच में गैप हो। इसको बढ़ा के 4 करते हैं। सॉरी, लेटर स्पेसिंग हमने H1 के ऊपर डालनी है ताकि पूरा लोगो के टेक्स्ट जो है उसके अंदर लेटर स्पेसिंग। तो ये भी अब ठीक लग रहा है मेरी नज़र में। तो ये हो गया हमारा लोगो। उसके बाद हमने एक तो इसके बीच में थोड़े साइडों पे थोड़ा सा गैप है, और आप अगर गौर से देखो तो ये दोनों का
दोनों साइड्स पे जो गैप है वो बराबर है, उसके बाद बीच में गैप है। तो अब यहाँ पे हम लेआउटिंग का काम शुरू करते हैं कि हमने नैव बार के अंदर इस चीज़ को साथ रखना है और इन दोनों चीज़ों के बीच में गैप रखना है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि हमारी जो चीज़ें हैं वो एक रो में नहीं है, वो एक कॉलम में पड़ी हैं। तो उसको पहले फिक्स करते हैं। तो नैव बार को मैं यहाँ पे डिस्प्ले देता हूँ और डिस्प्ले हमने देना है फ्लेक्स। तो मैं जैसे ही इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा आप देख सकते हो कि वो एक रो के अंदर आ गया। एक ये करते हैं काम, और फिर हम इसको देते हैं अलाइन आइटम्स और इसको करते हैं सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर करने से वो चीज़ कंप्लीटली सेंटर में हो गई है। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर रेड दूं दोबारा से, तो आप देख सकते हो कि परफेक्टली जो हमारी एलिमेंट्स हैं वो सेंटर हो गए हैं इस बॉक्स के। नेक्स्ट हम इसके बीच में ना थोड़े से इनके बीच में गैप डालते हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन। के हमारे पास जो इसके अंदर चिल्ड्रन है, तो रिमेंबर इसके नैव बार के जो चिल्ड्रन है हमारे पास वो दो हैं, एक ये h1 है और दूसरा चिल्ड्रन है ये div। वो इसको अलग अलग इसके चाइल्ड कंसिडर नहीं करता, वो एक div को सिर्फ काउंट करता है, और ये जो बाकी 8 टैग्स हैं वो इस div के चिल्ड्रन हैं। तो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं और इनके बीच में हमारे पास वो गैप डालेगा, तो इसको स्पेस बिटवीन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा लोगो जो है वो इस साइड पे आ गया और वो जो हमारे कॉन्टैक्ट्स और लिंक्स हैं वो दूसरी तरफ आ गए हैं। उसके बाद हमने लेफ़्ट और राइट की तरफ थोड़ी सी बस सिंपल पैडिंग डाल देनी है, और पैडिंग हम यहाँ पे टॉप पे 0 डालनी है और साइडों पे हम 5 REM की पैडिंग डाल देते हैं। तो इससे आप देख सकते हो कि वो थोड़ा सा उनमें गैप आ गया। इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि बाद में अगर हमने कभी यूज़ करना हो तो उसे हम देख लेंगे। इसके बाद हम अपने इन लिंक्स को स्टाइल करते हैं थोड़ा सा। पहले तो ये लिंक कुछ भी अभी नहीं पॉइंट करे, तो इनको मैं empty href दे देता हूँ। इसके बाद हमारे पास पहले वाले तो हमने इनको स्टाइल करना है बिल्कुल बेसिक तरीके से, जो ये हैं इनको सिंपल स्टाइल कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं नैव बार, उसके बाद हमने div वाले एलिमेंट के अंदर a टैग्स को सिलेक्ट करना है। तो उनके पहले तो हमने टेक्स्ट डेकोरेशन, इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन करनी है, तो हमारे पास जो अंडरलाइन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमने कलर इसका चेंज करना है, कलर इसका हमने कर देना है ब्लैक, और उससे हमारे पास कलर सही हो गया। कर्सर इनका अभी भी सही है, बिल्कुल पॉइंटर होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे इनको नीचे कॉपी करता हूँ और इस पे मैं हवर पे इनको चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैं सेम जो ये ऑरेंज कलर है यहाँ पे, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि अगर हवर करूँ तो इनका कलर बिल्कुल वही वाला हवर वाला हो जाए। दूसरा, आप इन पे ट्रांजिशन भी लगा सकते हो अगर आप एनिमेशन लगाना चाहो इस पे। तो मैं यहाँ पे कलर की ट्रांजिशन लगाता हूँ 0.1 सेकेंड, और इसमें से कोई भी आप ईज इन एंड आउट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये थोड़ी सी एनिमेट होके भी जी कलर चेंज करेंगे अपना। उसके बाद ये स्पेस सही से नहीं हुए हुए हमारे पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनमें थोड़ा सा गैप है। इसके लिए भी आप सेम फ्लेक्स यूज़ कर सकते हो, और हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है डॉट नैव बार और div, फिर उसके बाद सिलेक्ट करना है div को डिस्प्ले फ्लेक्स देना है। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे गैप की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, और गैप की प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे 1 EM दे देते हैं। इसको 1 EM थोड़ा कम लग रहा है, 2 EM कर देते हैं। तो अब वो थोड़े से इनमें ज़्यादा गैप आ गया। उसके बाद एक हम चीज़ कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास लॉगिन का बटन है ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी लिंक्स से, है हालांकि ये भी लिंक ही, बस वो है थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक बस क्लास दे देते हैं, इसको क्लास देते हैं लॉगिन की, और यहाँ पे जाते हैं डॉट नैव बार div, और फिर हमने सेलेक्ट करनी है डॉट लॉगिन, क्योंकि हमने क्लास लॉगिन की दी थी बटन को। और एक तो हमने पहले इसको ये कॉपी करके लगा लेते हैं ताकि हम बेसिक जो स्टाइल्स हैं वो तो कम से कम मेंटेन रखें। उसके बाद मैं ट्रांजिशन को यहाँ पे
ऑल कर देता हूँ और कलर को मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये वाला ऑरेंज कलर। तो ये हो गया ठीक। और यहाँ पे इसके बाद मैं इसको देता हूँ एक बॉर्डर। बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल्स का सॉलिड और सेम ऑरेंज कलर का बॉर्डर। अभी बॉर्डर बहुत छोटा है तो यहाँ पे हम इसको पैडिंग देते हैं, पैडिंग। और ऊपर से हम देते हैं इसको 1 EM की और साइडों से हम देते हैं इसको 2 EM की। ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो इसको टॉप वाली को हम 0.5 EM करके देखते हैं। आई थिंक ये अब काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे इसको बॉर्डर रेडियस ये हम देते हैं इसको 3 पिक्सल्स का। 3 पिक्सल्स काफ़ी कम लग रहा है, 5 वाला ठीक है। उसके बाद हम इसको सेम कॉपी करते हैं, स्टाइल्स यहाँ से हम इसके रिमूव करते हैं और इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यही ऑरेंज वाला। और उसके बाद हम कलर इसको दे देते हैं वाइट का। तो ये सारा कुछ सही से होना चाहिए काम। और यहाँ पे बस इसको हवर कर लेना है कि जब इस पर माउस हम हवर करें तो तभी इसका स्टाइल चेंज हो। यहाँ पे इसको हम हवर करते हैं तो आप देख सकते हो कि वो अच्छे तरीके से एनिमेट होके ना कलर चेंज हो। उसके बाद एक चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लग रही है वो कि इसकी विड्थ काफ़ी कम है जो कि हमारे उसमें उस पेज पे थी। तो विड्थ हम इसकी बढ़ा के यहाँ से 80 पिक्सल्स कर लेते हैं। सॉरी 80 भी कम लग रहा है, 100 कर लेते हैं। तो आई थिंक 100 काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और पैडिंग इसको हम साइडों से बढ़ा के 7 REM कर लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज़ जो है वो भी हमें एक तो हर उसके लिए अलग बढ़ाना पड़ेगा। तो हम H1 के लिए फॉन्ट साइज़ बढ़ा के थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको कर देते हैं 2 REM, 1.5 REM, ओके 1.8 REM। तो ये चीज़ आपको बस CSS में करनी पड़ती हैं और हर चीज़ को आपको ना वैल्यूज़ बार बार चेंज करके ना एडजस्ट करनी पड़ती हैं कि वो सारी चीज़ें सही से दिखें। और उसके बाद हम जो A टैग्स हैं पूरा div के ही दे देते हैं ताकि div के अंदर जितने भी हैं उन पे सारों पे वही फॉन्ट साइज़ अप्लाई हो जाए। फॉन्ट साइज़ इसको हम 1.3 REM कर देते हैं। ये तो काफ़ी बड़ा हो गया तो 1 करके देखते हैं, 0.2, 0.1, ये ठीक है मेरी नज़र में। तो एक चीज़ हमारे यहाँ पे पेज पे हो रही है कि एक तो यहाँ पे ये हमारे पास स्क्रॉल बार आ गई है, हालांकि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक टेक्स्ट है। और दूसरा ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ गई है जो कि हमें अच्छी चीज़ नहीं है और इसको हमें हटाना चाहिए। यहाँ पे उसमें एक तो तरीका ये है कि हम कम्प्लीटली जो इधर से एक्स्ट्रा चीज़ है ना हमारे पास इस तरफ को जाके जो ये स्क्रॉल करनी पड़ रही है जिसकी वजह से हम उसको कम्प्लीटली हाइड कर लेते हैं, लेकिन वो भी प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करेगा क्योंकि अगर हमारे पास इधर कोई चीज़ें होंगी तो वो भी पेज से बाहर जा रही होंगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले पेज को ही पूरे को सेट करते हैं। यहाँ पे हमने उसको मिन विड्थ और मिन हाइट दी हुई है, 100 व्यू हाइट और व्यू विड्थ दी हुई है। तो इसको चेंज करते हैं यहाँ पे और हम बॉडी वाले जो टैग है उसको हम एक्चुअली मिन विड्थ और मिन हाइट देते हैं 100 व्यू हाइट और 100 व्यू विड्थ की, ताकि अगर इससे बढ़ने की ज़रूरत हो तो वो बढ़ भी सके, लेकिन कम से कम इतनी तो हो हमारे पास जगह। इसको कमेंट करते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारे पास वो स्क्रॉल बार्स चली गई हैं। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ कि इस सेक्शन को यहाँ पे विड्थ जो है इसको विड्थ को 100% कर देता हूँ और ये फिर स्क्रॉल बार आ गई है क्योंकि ये व्यू हाइट यहाँ से हटानी पड़ेगी हमें। इसको कमेंट करते हैं तो हमारे पास अब स्क्रॉल बार हट गई है, लेकिन विड्थ हमारे पास फुल ही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दूँ और इसको रेड दूँ तो आप देख सकते हो कि विड्थ हमारे पास फुल ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको मिन हाइट दूँ और मिन हाइट में इसको 100 व्यू हाइट की दूँ तो उसकी वजह से अब यहाँ पे मेरे पास स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही है मुझे। तो इसके लिए हम एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हाइट इसको देनी चाहिए। तो कैलकुलेट करना हमारे पास CSS में बहुत आसान है। एक तो हमने सेंटर करना है इस टेक्स्ट को भी यहाँ पे
और कि ये वाला सेक्शन जो है ये सिर्फ इतनी जगह ना ले व्यू हाइट में कि ये जो नैव बार है हमारे पास इसकी विड्थ, इसकी जो हाइट है इसको इग्नोर करे और बाकी वो व्यू हाइट की जगह ले ले। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कैल्क का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये हमारे पास कोई कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होता है और इसमें हमने कैलकुलेशन ये करनी है कि 100 व्यू हाइट में से माइनस कर देना है और ये नैव बार की विड्थ हाइट को। तो नैव बार की हमारे पास हाइट 100 पिक्सल्स की है, तो हम बस चाहते हैं कि 100 व्यू हाइट में से सिर्फ 100 पिक्सल्स जो हैं वो निकाल के बाकी जितनी भी कैलकुलेशन बनेगी उतने की हाइट हमारे इस वाले सेक्शन को दे दे। इसको सेव करते हैं तो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो स्क्रॉल बार थी वो चली गई है और हमारा जो अब पेज है वो बिल्कुल उतनी जगह ले रहा है जितनी उसको लेनी चाहिए एक पूरे पेज को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर को। तो अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ CSS की, और वो है चीज़ों को सेंटर करना। जी हाँ, आपने सही सुना, CSS में सबसे जो लोगों को मुश्किल लगती है चीज़, वो चीज़ों को सेंटर करना है। एक बॉक्स के अंदर किसी भी चीज़ को परफेक्टली सेंटर करना सबसे तकरीबन मुश्किल एक चीज़ समझी जाती है। ये एक वैसे मजाक में एक चीज़ शुरू हुई थी और ये अब CSS की कम्युनिटी में बहुत बड़ी एक मीम कंसिडर की जाती है, क्योंकि इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं और कुछ बहुत बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से ही इसको सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। फ्लेक्स को यूज़ करते हुए ये चीज़ करना बहुत आसान है। हमने इस सेक्शन में इस बस H1 टैग को सेंटर करना है कि वो स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आए। उसके लिए यहाँ पे हम सेक्शन को देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद यहाँ पे इसको हम देते हैं अलाइन आइटम सेंटर, और इसके बाद हम इसको देंगे कि जस्टिफाई कंटेंट। उसके बाद उसको भी सेंटर दे देंगे। जस्टिफाई कंटेंट अगर आप समझो कि उसको हॉरिजॉन्टली जस्टिफाई कर रही है और अलाइन आइटम्स जो है वो उसको वर्टिकली अलाइन कर रहे हैं। तो इसको सेव करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कर दिया और ये टेक्स्ट जो है बिल्कुल जो इसका कंटेनर था सेक्शन का उसके अंदर परफेक्टली सेंटर हुआ हुआ है, क्योंकि हम कहीं पे और स्क्रॉल नहीं कर सकते। हम भले इस टेक्स्ट को जूम कर लें, जितना बढ़ा लें, लेकिन वो टेक्स्ट हमेशा परफेक्टली सेंटर रहेगा पेज के। और अब आप अपने दोस्तों के पास भड़के भी मार सकते हो कि मैं CSS में चीज़ों को सेंटर कर सकता हूँ परफेक्टली। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आ रही हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ भी है, मैं समझ सकता हूँ अगर आपको ना है समझ, क्योंकि लेआउट्स बनाना एक फ्रंट एंड की मेन चीज़ है और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा करोगे, तो इसको समझना एक तो ज़रूरी भी है और ये चीज़ें सही से इस्तेमाल आना भी ज़रूरी है। तो और इसमें खाली ये प्रॉपर्टीज़ ही नहीं थी, इसमें और भी फ्लेक्स के साथ यूज़ करने वाली बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा हम ग्रिड को भी अभी डिस्कस करेंगे। तो ग्रिड में अगर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो सेम विड्थ की हमने दिखानी हो पेज पे, जैसे अगर मैं सेम वेबसाइट पे ही जाऊँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये मेरे पास काफ़ी सारे बॉक्सेस बने हुए हैं जो सेम विड्थ के हैं और उनको सेम ही तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इस तरह की आपके पास चीज़ें हों, जैसे ये भी ग्रिड में दिखाई भी सकती हैं, ये भी एक ग्रिड में दिखाई जा सकती हैं और ये भी एक ग्रिड बनाया हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको कॉपी करने की ना यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो इस सेक्शन को कॉपी करने के लिए हमें बहुत दोनों टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। हमें ग्रिड को भी यूज़ करना पड़ेगा और हमें फ्लेक्स को भी यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसका बेसिक सा लेआउट बनाते हैं इस पेज पे अपने। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस H1 टैग को चेंज करते हैं और इसका टेक्स्ट यहाँ पे चेंज करके ये करते हैं कि कंप्लीट PDF मैनेजमेंट टू, और इसका हम फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ा देते हैं। हाँ, तो अब फॉन्ट हमने साइज सेट कर लिया, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में। इधर थोड़ा बड़ा है डेफिनेटली, लेकिन हम वो चेंज कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे ग्रिड बना हुआ है, इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं बराबर बराबर, और इसके अंदर हमारे पास एक बॉक्स है,
उस बॉक्स के अंदर पहले हमारे पास एक इमेज है, उसके बाद एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर पहले हमारे पास टाइटल है, उस टाइटल के पास हमारे पास एक सेकेंडरी फिर टेक्स्ट है। तो ये काफ़ी सिंपल होने वाला है। पहले हम यहाँ पे ग्रिड बनाते हैं इसका। इसके लिए हम यहाँ पे एक बनाते हैं, डिव बनाते हैं, इसको क्लास देते हैं ग्रिड और डैश डाल के एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ नाम इसको, आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैं एक डिव बनाता हूँ, इसको क्लास देता हूँ ग्रिड और डैश डाल के फिर आइटम। तो इस तरह हम एक आइटम अगर बना लें तो उसके बाद हम जितने भी बनाने हों उसको बस कॉपी करके डालते रहेंगे। तो पहले हम यहाँ पे आइटम बना लेते हैं ताकि हम स्टाइल इसको सही से कर लें। उसके लिए सेम हम रेफरेंस को यूज़ करेंगे बिल्कुल। पहले हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक इमेज है, इमेज के अंदर एक इमेज के बाद एक और बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक टेक्स्ट टाइटल है, H1 की हेडिंग हम या कोई और हेडिंग का टैग यूज़ कर लेंगे, और उसके बाद हमारे पास खाली नॉर्मल P टैग है। तो सबसे पहले लाइक सेम एक बॉक्स है हमारे पास, उस बॉक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे है एक इमेज है, और इमेज में सेम यहाँ पे सोर्स के लिए यूज़ कर लेता हूँ html.webp, और इसको हम विड्थ दे देते हैं यहाँ से 50 पिक्सल्स की, हाइट भी दे देते हैं 50 पिक्सल्स की। तो ये हो गया सही से। उसके बाद एक और बॉक्स है हमारे पास, उस बॉक्स के अंदर हमारे पास एक H3 का टैग हम लगा लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको दे देते हैं नाम सिंपल। उसके बाद नॉर्मल P टैग है, और उस P टैग को हम ये वाला टेक्स्ट दे देते हैं। सेव करते हैं, वापस जाते हैं अपने पेज पे, तो हमारे पास इसके लिए चीज़ें वगैरह अब सारी आ गई हैं। अब इनको हमने सही से बस अलाइन करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप देख सकते हो कि उसने जो हमारा कार्ड और ग्रिड है और ये जो टेक्स्ट है इसको भी एक ही रो के अंदर डाल दिया है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लेक्स होता है ना वो एक रो के अंदर होता है, लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं कि वो कॉलम के अंदर हो। तो यहाँ पे सेक्शन के अंदर हम इसको फ्लेक्स डायरेक्शन देते हैं, और डायरेक्शन में हमने इसको कॉलम दे देना है। तो कॉलम देने के बाद आप देख सकते हो कि वो सही से ना चीज़ों को अलाइन कर दिया उसने। उसके बाद यहाँ पे हमने ग्रिड को स्टाइल करना है अपने। तो H1 टैग के बाद मैं यहाँ पे ग्रिड, और इसको मैं एग्जांपल की बजाय कंटेनर कर देता हूँ, ग्रिड कंटेनर। इसको स्टार्ट क्लोज कर देते हैं, अभी इसको नहीं मैं कुछ कर रहा, और यहाँ पे फिर इसके बाद ग्रिड आइटम, ताकि हम पहले आइटम स्टाइल कर लें, उसके बाद हमें बस वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा और कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम बॉर्डर देते हैं पहले। तो सबसे पहले जो मैंने नोटिस की थी चीज़, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे हम इसको वही पहले तो ऑरेंज कलर देते हैं, ताकि मैं यहाँ से फिर मैं इसको बस पकड़ के ना थोड़ा सा इस तरह का कलर दे देता हूँ। एक्चुअली इसका 1 पिक्सल्स का बॉर्डर है ये, अब ठीक है। इसको यहाँ पे फिर बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस में 5 पिक्सल्स का दे देता हूँ, 5 पिक्सल्स ठीक लग रहा है। उसके बाद मैं पैडिंग देता हूँ, इसको पैडिंग हम कम्प्लीटली इसको 1 EM की दे देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से ना उनके बीच में पैडिंग हो जाए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लेकिन के पैडिंग थोड़ी सी इस साइड पे कम है, ऊपर नीचे और लेफ्ट साइड पे ना बराबर है पैडिंग, लेकिन राइट साइड पे थोड़ी सी पैडिंग ज़्यादा है। तो हम यही कर लेते हैं कि इसको इंडिविजुअल पैडिंग सारे को ना हम असाइन कर देते हैं। तो 1.2 EM हम देते हैं टॉप पे, और राइट पे हमने देनी है 2 EM, नीचे भी 1.2 EM, और साइड पे भी 1.2 EM। तो इस तरह हमारे पास इस साइड पे थोड़ी ज़्यादा होगी पैडिंग, अभी भी मुझे इतनी ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये फ्लेक्स में होगी एक। तो इसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं अपना जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो हमारे पास ग्रिड आइटम है, उसके अंदर बस हमने ग्रिड आइटम को फ्लेक्स डायरेक्शन डिस्प्ले देना फ्लेक्स का। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, तो अब वो सही से हमारे पास आ गया। उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ मैक्स विड्थ मैं इसको देता हूँ, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैं कैलकुलेटर ही खोल लेता हूँ। तो 1080p डिवाइडेड बाय 2,
तो 540 पिक्सल्स। मैं यहाँ पे इसको मैक्स विड्थ 540 पिक्सल्स की दे देता हूँ, तो ये काफ़ी छोटा हो जाएगा साइज़ में। और इनमें थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ कि दोनों आइटम्स में ना थोड़ा सा 0.5 EM का गैप आ जाए, ताकि वो बिल्कुल साथ जुड़े हुए ना लगे। इसके बाद यहाँ पे अब हम अपना आई थिंक ग्रिड बना सकते हैं सही से। तो मैक्स विड्थ की बजाय मैं इसको एक्चुअली विड्थ दे देता हूँ 100% की, ताकि ये मैक्स जितनी जगह ले सके उतनी जगह कवर करे। और इसके बाद ना हम अपना ग्रिड बनाते हैं। तो ग्रिड के लिए हम यहाँ पे ग्रिड कंटेनर के अंदर डिस्प्ले करते हैं ग्रिड का, और उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ये हमारे पास टेम्पलेट जनरेट करता है कि कितने कॉलम्स होने चाहिए हमारे पास इस कंटेनर के। और इसमें हम देते हैं रिपीट, और रिपीट करना है हमने 2 दफ़ा, क्योंकि हमने 2 कॉलम्स बनाने हैं यहाँ पे, और उनको देना है 1 फ्रैक्शन, कि हर कॉलम जो है वो 1 फ्रैक्शन का हो, मतलब दोनों जो हमारे पास कॉलम्स बनेंगे वो बराबर विड्थ के यहाँ पे बने। तो 1 FR मीन्स 1 फ्रैक्शन। इसको सेव करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 बराबर कॉलम्स बन गए हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा जो एलिमेंट है वो एक की पूरी जगह ले रहा है। इसको हम यहाँ पे बस जो हमारा आइटम है इसको यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ तक है, यहाँ तक है ये। इसको हम 4 दफ़ा कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से बस इसका टेक्स्ट पहले हम पे बदल लेते हैं। इमेजेस में और अभी नहीं ऐड करने वाला, वो अगर आप अच्छा इसको और बनाना चाहो तो आप खुद इसमें ऐड कर सकते हो। इसको यहाँ से ये कॉपी किया, पेस्ट किया ये, और फिर उसके बाद ऑनलाइन कन्वर्जन। तो मैंने सारी चीज़ें कॉपी कर ली हैं, और इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि वो यहाँ पे सारी जगह ही नहीं ले रहे, वो उससे एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे विड्थ डिफाइन की हुई है। विड्थ को अगर हम हटाएं तो आप देख सकते हो कि वो बिल्कुल सही तरीके से ना पूरी अपनी जगह जितनी है वो ले रहे हैं। तो इसमें हम इसको बस थोड़े से और स्टाइलिंग देनी है कि साइडों पे थोड़ी इसकी विड्थ कम करते हैं, उसके पैडिंग देते हैं। टॉप और बॉटम से हमने पैडिंग नहीं देनी, हमने सिर्फ लेफ्ट साइड से देनी है। तो उसके लिए हम दे देते हैं 5 EM की पैडिंग। तो साइडों पे पैडिंग आ गई। यह भी मुझे थोड़ी कम लग रही है, इसको हम 8 कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम गैप दे देते हैं, इसको गैप 1 EM का, तो वो सारे ताकि थोड़े से उनमें स्पेस आ जाए। अब एक और चीज़ हम इसको कर लेते हैं कि विड्थ इसकी ना मैक्स विड्थ जो है वो कम कर लेते हैं। अभी बहुत ज़्यादा विड्थ ले रहे हैं ये, तो अगर हम पेज को मतलब साइज़ को छोटा करेंगे ना, तो आप देख सकते हो कि वो साइज़ के साथ साथ ना एडजस्ट हो रहे हैं खुद ही, लेकिन वो रुकते भी नहीं है। अगर पेज बढ़ता जाता है तो उनका साइज़ बढ़ता भी जाता है। तो हम इसको मैक्स विड्थ दे देते हैं 350 पिक्सल्स की। ये थोड़ा कम लग रहा है, 400 कर लेते हैं इसको। 450 सही लग रहा है। तो अब अगर मैं पेज को कम करूँ ना, तो आप देख सकते हो कि वो अगर 450 ज़्यादा कम होने लगता है ना, तो फिर वो एडजस्ट करने लग जाता है, लेकिन एट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो उसको ना विड्थ को बढ़ाना बंद कर देता है। एक और हम कर लेते हैं कि इसके नीचे थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं जो H1 है। इसके लिए हम सिर्फ पैडिंग बॉटम का यूज़ करते हैं, पैडिंग बॉटम 2 EM की लगा देते हैं, ताकि इसमें थोड़ा सा ना गैप आ जाए। तो इस तरह आप लेआउट्स को ना लेआउट टेक्निक्स को कंबाइन करके मुख्तलिफ तरह के यूनिक लेआउट्स वगैरह बना सकते हो। आई थिंक आप प्रेटी मच कोई भी चीज़ हो वो इन टेक्निक्स को यूज़ करके ना बना सकते हो। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने टाइम में आप खुद उनको ना सर्च करके गूगल पे देख लेना कि वो क्या क्या करती हैं वो, क्योंकि वो भी फ्लेक्स के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। उनमें से एक तो इट्स सेल्फ फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है। तो एक तो मेरे पास डिस्प्ले हम फ्लेक्स करते हैं ना, तो उस फ्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आप कंट्रोल करने के लिए ना यहाँ पे फ्लेक्स की वैल्यू को भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रॉपर्टी को भी। तो उसमें फ्लेक्स है हमारे पास, एक फ्लेक्स रैप है, एक फ्लेक्स ग्रो है, और एक फ्लेक्स श्रिंक है, और बेसिस और फ्लो को भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा कि एक और ऑटो एडजस्टिंग ग्रिड आप देख लो, कि इसमें आप मिन मैक्स वाली वैल्यू दे के ना
आप यहाँ पे ग्रिड को ऐसा बना सकते हो कि वो अगर जैसे स्क्रीन का साइज छोटा होता रहे, तो अगर वो फॉर एग्जांपल बड़ी स्क्रीन पे 3 कॉलम्स शो कर रहा है, तो वो जैसे स्क्रीन छोटी हो वो खुद ही चेंज होके 2 कॉलम्स पे हो जाए। अगर बिल्कुल मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाए तो वो 1 कॉलम पे आ जाए। तो इस चीज़ को भी आप खुद देख लेना। बाकी हम रिस्पॉन्सिवनेस को भी अभी देखते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ तरीके से होता है। ग्रिड के अंदर हमारे पास बाय इटसेल्फ भी एक टेक्निक होती है जिससे हम कर सकते होते हैं कॉलम्स को डिवाइड। नेक्स्ट हम मीडिया क्यूरीज को ही देख लेते हैं बल्कि फिर। तो मीडिया क्यूरीज हमारे पास यूज़ होती हैं जब हम चाहते हों कि अगर हमारी डिवाइस जो है वो एक सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो हम पेज को ना फिर ये वाले स्टाइल्स अप्लाई करें। तो फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि आपकी वेबसाइट्स पे कुछ पे जो मोबाइल पे अगर होती हैं तो उन पे थोड़े से डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं अप्लाई हुए हुए। अगर वो डेस्कटॉप पे होती हैं तो उन पे थोड़े डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई होते हैं। उनको करने के लिए हमारे पास मीडिया क्यूरीज होती हैं। तो इस वेबसाइट पे हम इसको ना मोबाइल पे लेके आते हैं, मोबाइल वाले साइज पे। तो आप देखना कि जैसे कैसे हमारे पास स्टाइल खुद ही चेंज होंगे। तो जैसे मैंने ये साइज़ अब मैं टैबलेट वाले साइज़ पे आ गया हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो टॉप पे नैव बार थी वो चली गई है और उसके बजाय ये हैमबर्गर आइकन आ गया। इसको हैमबर्गर आइकन कहते हैं। और उस पर क्लिक करने से मेरे पास ये ड्रॉअर खुल गई है, जिससे हम मुख्तलिफ जो पहले पेजेस थे हमारे पास उनको एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा भी हमारे पास ये इमेज सेंटर में आ गया है और ये बटन भी सेंटर में हो गया सारा कुछ। और ये ग्रिड वैसा का वैसा ही है अभी भी। तो बाकी भी हमारे पास ये जो ग्रिड था ये एडजस्ट हो गया। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें एडजस्ट हो गई हैं स्टाइल के मुताबिक। तो अगर हम इसे और कम करते रहें तो आप खुद देख सकते हो कि चीज़ें हमारे पास और एडजस्ट हो गई हैं। तो देखते हैं हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। अभी हम हैमबर्गर आइकन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे लाएंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक्चुअली हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए होती है कि उसको वर्किंग में लाने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट वाला जब हमारे पास इससे अगला लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि हैमबर्गर आइकन और उसको फंक्शनली कैसे बना सकते हैं हम यहाँ पे। तो मीडिया क्यूरीज यूज़ करना भी काफ़ी सिंपल है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो हमारा पेज है इस पे हमने चेंज करना हो कि जैसे ही स्क्रीन छोटी हो हमारी जो नैव बार है इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। तो हम यहाँ पे नीचे जाते हैं जहाँ पे हमारे पास नैव बार है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट मीडिया। और एट मीडिया के बाद हमने लिखना है पैरेंथेसिस स्टार्ट करनी है यहाँ पे, और हमने लिखना है मैक्स डैश विड्थ। और इसके बाद हमने कॉलन डालना है, और उसके बाद हमने बतानी है कि कितनी विड्थ के बाद ये वाले स्टाइल अप्लाई होने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 600 पिक्सल्स। ये यूजुअली हमारे पास जो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल पे हमने दिखाना हो तो इसके लिए हमारे पास ये इस्तेमाल होगा। तो इसके साथ ब्रैकेट्स स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो हमने एलिमेंट को चेंज करना है उसके स्टाइल्स डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं नैव बार के स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ और इसका मैं बैकग्राउंड कलर करना चाहता हूँ रेड। तो सेव करते हैं, तो वापस जाते हैं और मैं इस पेज को इंस्पेक्ट करता हूँ। तो स्टार्ट में आप जैसे देख सकते हो कि जैसे ही विड्थ मेरी कम होती है पेज की, तो 600 पिक्सल से आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि इधर मेरे पास वो विड्थ बता भी रहा है कि पेज की कितनी विड्थ है। जैसे वो 600 से 600 पे पहुँचती है वैसे ही कलर चेंज हो जाता है, और उससे नीचे भी रहती है तो हमारे पास कलर जो है वो चेंज ही रहता है इसका। एक और चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे पास जो यह लोगो है इस पे बिना पैडिंग अप्लाई हो रही है मेरी वाली। तो वो मैंने यहाँ पे पैडिंग बॉटम डिफाइन की थी, इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो नैव बार के अंदर मैं यहाँ पे नैव पैडिंग बॉटम को 0 कर देता हूँ ताकि मेरा लोगो सही से ना अलाइन हो जाए। इसी तरह हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं कम करता हूँ इसको ज़्यादा, तो आप देख सकते हो कि वो जो स्टाइल्स हैं वो भी थोड़े से ना ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि ये इससे ज़्यादा और कम विड्थ इसकी हो नहीं सकती। इनमें गैप मतलब इससे ज़्यादा कम हो नहीं सकता। तो वो ना बिल्कुल मतलब साथ ही चिपक जाते हैं, और आप पेज को देख सकते हो कि पेज कम भी कर लो तो वो ओवरफ्लो होने लग जाती हैं चीज़ें। तो इसके लिए हम ख़त्म करने के लिए इस पूरे हिस्से को ही कम्प्लीटली गायब कर देते हैं यहाँ पे। तो 600 पिक्सल्स के बाद मैं एक तो इसको हटाता हूँ, और फिर मैं नैव बार के अंदर मैं डिव को सिलेक्ट करता हूँ, और इसके हम कर देते हैं कि डिस्प्ले, और इसको डिस्प्ले को हिडन कर देते हैं, सॉरी डिस्प्ले को नन कर देते हैं। तो जैसे आप देखते हो कि मैं इसको कम करता हूँ 600 पिक्सल से, तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा, और उसकी वजह आई थिंक ये है कि मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है। तो इसको
नीचे मूव करके देखते हैं यहाँ पे। और अब अगर मैं इसको मतलब विड्थ को 600 से कम करूँ तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास लिंक्स थे वो गायब हो गए हैं। तो इसके साथ आप यहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पे एक हैमबर्गर आइकन शो करवा दो और उससे फिर आप एक ड्रॉअर को भी शो करवा सकते हो। उसके बाद हम करते हैं कि इसके ग्रिड को हम कम कर देते हैं, इसके कॉलम्स को। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, वापस जाते हैं ग्रिड कंटेनर के ऊपर और यहाँ पे मैं इसको ग्रिड कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को चेंज करके 1 कर देता हूँ। तो पेज को कम करते हूँ जैसे ही, तो आप देख सकते हो कि वो सिर्फ एक कॉलम बन जाता है सारा कुछ। इस तरह हम अपने डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं कि जैसे ही डिफरेंट स्क्रीन्स हों हमारे पास, उन पे हमारे स्टाइल्स डिफरेंट तरीके से और पेज का लेआउट काफ़ी अच्छा दिखे। इसके बाद सबसे आखिरी चीज़ जो हमने देखनी है वो है एनिमेशंस के CSS में एनिमेशंस हम कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले तो मैं इस पेज को बंद कर दूँ और हम यहाँ पे इसी फाइल के अंदर जो हमारे पास ये H1 का टैग है, इसके अंदर हम एक डिव बनाते हैं और इस डिव को हम नाम दे देते हैं, क्लास दे देते हैं सॉरी, बॉल की। तो वापस मैं इस बॉल को कॉपी करता हूँ और हम जाते हैं H1 टैग के पास। यहाँ पे H1 के अंदर हमने डॉट बॉल को सिलेक्ट करना है और इसको हमने सेलेक्ट करके पहले तो विड्थ देनी है 20 पिक्सल्स की, हाइट देनी है 20 पिक्सल्स की, बैकग्राउंड कलर देना है ब्लैक, और इसके बाद हम इसको सेव करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। इससे हमारे पास कम्प्लीटली ये ख़राब हो गया यहाँ पे क्योंकि H1 टैग गायब हो गया था। तो सेव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब बन गया। अब इस क्यूब को हमने चेंज करना है एक बॉल में, तो उसके लिए सिंपल हम बस बॉर्डर रेडियस देते हैं, इसको हम 50% का बॉर्डर रेडियस देते हैं, तो वो हमारे पास एक बॉल बन जाएगी। तो इसको हम ना ट्राई करते हैं कि बॉल ऐसे एनिमेट हो कि वो नीचे जाए और यहाँ तक इस बॉर्डर को लगे और इस बॉर्डर से बाउंस होके वापस ऊपर आए यहाँ तक। तो उसके लिए हम यहाँ पे एनिमेशन इसकी बनाते हैं। तो एनिमेशन बनाने के लिए यहाँ पे हमें ख़ास एक टैग यूज़ करना पड़ता है, जो जैसे हमने यहाँ पे ऐड लिख के मीडिया का टैग यूज़ किया है, वैसे हम यहाँ पे ऐड लिख के की फ्रेम्स का टैग यूज़ करेंगे। तो की फ्रेम्स एनिमेशन के की फ्रेम्स होते हैं। अगर आपने कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर यूज़ किया वो जिसमें आप एनिमेशंस बना सकते होते हो, तो आप उसमें आपको पता होगा कि की फ्रेम्स क्या होते हैं। वो बेसिकली डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एनिमेशन होते हैं कि एक चीज़ यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ जो है ये एक पॉइंट है और वहाँ जो है वो दूसरा पॉइंट है एनिमेशन का। तो यहाँ पे मैं इसको बाउंस नाम देता हूँ एनिमेशन का, और यहाँ पे इसका मैं एक तो तरीका हमारे पास है बताने का की फ्रेम का कि फ्रॉम, और दूसरी हम वैल्यू बताएं टू। तो इसमें हम ट्रांसफॉर्म को यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसलेट y की वैल्यू को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेट y में हम इस्तेमाल करते हैं इसको 10 पिक्सल्स कहते हैं, सॉरी फ्रॉम ट्रांसलेट y में हम फ्रॉम 0 पिक्सल से शुरू करते हैं, और 2 में हम इसको बताते हैं कि इसने कहाँ तक जाना है। तो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ 10 पिक्सल। सो ये हो गया हमारे पास 2 फ्रेम्स, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे पेज पे शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको बताया नहीं है कि किस चीज़ को एनिमेट करना है। तो यहाँ पे हम एनिमेट एनिमेशन वाला हमने प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, और इसमें हम इसको बताएंगे कौन सी एनिमेशन बाउंस वाली यूज़ करनी है। इसको 1 सेकेंड में पूरा करें और इनफाइनाइट हम इसको वैल्यू देंगे कि मुसलसल ये चीज़ रिपीट होती रहे। इसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं। क्या आप देख सकते हो कि वो एनिमेशन हमारे पास बॉल नीचे आती है और फिर वो दोबारा से एनिमेशन शुरू होती है। तो 67 पिक्सल मैंने यहाँ पे देखा कि सही है इसके लिए कि बॉल यहाँ तक बॉर्डर तक हमारे पास आती है। अभी भी थोड़ा सा नीचे आ रही है लेकिन हम उसको एडजस्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे मसला आता है कि जो फ्रॉम और टू वाली जो टेक्निक है ना एनिमेशन की, वो बेसिकली ठीक तभी रहती है कि जब आपने वैल्यू को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेके जाना हो। अगर आपने इसके दरमियान में कुछ चीज़ें करनी हो ना,
तो उसके लिए ये एनिमेशन टेक्निक सही नहीं रहती। उसके लिए आपको ना परसेंटेजेस में बतानी पड़ती है कि इस परसेंटेज से इस परसेंटेज तक ये चीज़ करे, मुख्तलिफ की फ्रेम्स देने हो ना, तो उसके लिए हमारे पास परसेंटेज सही रहता है। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम और टू की बजाय ना मैं यहाँ पे करता हूँ 0%। तो 0% पे और यहाँ पे 100% पे ना, सॉरी 40% पे मैं चाहता हूँ कि बॉल यहाँ तक पहुँचे, और उसके बाद 100% पे मैं चाहता हूँ कि बॉल अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाए। तो यहाँ पे मैं 100% इसको दे देता हूँ, और यहाँ पे 100% 0 पिक्सल्स पे वापस आ जाएगी। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, तो बॉल आप देख सकते हो कि वापस आ रही है। तो इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं काफ़ी। तो यहाँ पे मैं इसको चाहता हूँ कि बॉल थोड़ा सा नीचे जब लगे ना, तो वो स्क्वीज होके फिर वापस बाउंस बैक हो। विड्थ को करते हैं 20 पिक्सल्स। 50% तक यहाँ पे हाइट हमने करनी है। तो 50% पे मैं चाहता हूँ इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो, 15 पिक्सल्स हो, और 60% पे उस चीज़ की हाइट चेंज होके 20 पिक्सल्स वापस हो जाए। तो अब देखते हैं कैसे हो। तो आप देख सकते हो कि अब वो बॉल नीचे लगती है ना, तो वो ऐसे होता है थोड़ा सा, जैसे वो हाइट वगैरह उसकी चेंज होके वो हो रहा है। तो इसके लिए हम हाइट के अलावा भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, और मैं ख्याल में वही यूज़ करना ना यहाँ पे बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म की ही वैल्यू यूज़ करूँगा, और इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे बस। तो यहाँ पे मैं इसको एक और प्रॉपर्टी दे देता हूँ, स्केल 1 की। यहाँ पे बस इसके बीच में मुझे कॉमा डालना पड़ेगा। तो अगर आपने ट्रांसफॉर्म को मल्टीपल वैल्यूज़ देनी हो ना, तो उसमें आप बीच में कॉमा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कॉमा डाल के स्केल की वैल्यू हम देते हैं, और इन सारों में मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दे देता हूँ स्केल की। बस यहाँ पे फ़र्क यह है कि हमने यहाँ पे ना इसका स्केल को चेंज करना है। यहाँ पे बस इसको 0.8 कर लेते हैं। वापस पेज पे जाते हैं, तो हमारी एनिमेशन चल ही नहीं रही। तो उसके लिए हमारे पास मसला इसी का था, हमारे जो कॉमा नहीं डालना था यहाँ पे। मैं गलती से भूल गया, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे बस कॉमा नहीं डालना था। अब हाइट के साथ जो हमारे पास मसला आ रहा था ना, कि हमारे पास ये जैसे नीचे ग्रिड जो था हमारा, वो हिल रहा था थोड़ा सा, क्योंकि विड्थ उसकी हाइट कम हो रही थी। लेकिन स्केल ट्रांसफॉर्म वाली जो प्रॉपर्टी है ना, उससे हाइट अफेक्ट नहीं हो रही। हाइट इसकी 20 पिक्सल्स ही रह रही है, लेकिन बस विजुअली जो है ना, हमें उसका स्केल कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एनिमेशन मेरे नज़दीक अब ठीक है, और इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो आप इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हो। इसमें और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें इनफाइनाइट के बाद हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये ईज़ इन एंड आउट करनी है एनिमेशन, या हम इसको लीनियर भी कर सकते हैं एनिमेशन को। तो वो बिल्कुल एक मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ चेंज होगी। तो ये थी हमारे पास सारी चीज़ें जो हमने CSS की देखनी थी बारे में। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। आई होप कि आपको समझ आई हो इस लेक्चर की चीज़ें। इसमें बहुत सारी कंटेंट थी, आई अंडरस्टैंड, और वो सारी चीज़ें समझना भी मुश्किल होगा, ओवरवेलमिंग भी हो सकती हैं। लेकिन CSS एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इन चीज़ों की आदत पड़ जाएगी, और आपको याद होती रहती हैं चीज़ें। ये आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में हम जावास्क्रिप्ट की सारी चीज़ें देखेंगे, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।